अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोही एट 10। आज का दिन आपका मुस्कुराहटों के साथ गुजरे, एक अच्छे अंदाज में गुजरे और उसके साथ साथ जिस तरह हम रोज़ाना बात करते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते हैं। पहले हम ज़रा रूटीन लाइफ की बात कर लें। जो आजकल एक जो हर तरफ से गिला आ रहा है वो मुल्तान के टेम्परेचर का है कि यार अक्टूबर लग गया है लेकिन अभी तक जो मौसम है उसमें बेहतरी नज़र नहीं आ रही। अभी भी जो मौसम है 37 पे, 36 पे, 35 पे आ जाता है दोपहर 2 बजे में, 3 बजे में, उस वक्त निकलना मुश्किल होता है। और जो धूप होती है वो स्किन को डैमेज करने वाली धूप है और इस हवाले से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं कि यार मुल्तान में मौसम बेहतर हो जाए तो कोई दोबारा से वो जो सिलसिला होता है रात को बैठने का, आग जला के बैठने का, क्योंकि अब नवंबर आने वाले हैं, उसके बाद दिसंबर की जिस तरह बात हुई कि दिसंबर का महीना इतना सर्द होता है, लेकिन अभी तक जो आसार नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक तो कहीं से नज़र नहीं आ रहा कि अगले 15 से 20 दिन में कुछ बेहतरी है। क्योंकि महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि अगले चंद दिनों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जब बारिश नहीं होगी तो फिर इसी तरह का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एंजॉयमेंट इसके अलावा भी हो सकती है। मौसम का तो एक अलग फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उस हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, गेम्स के हवाले से, उन चीज़ों में जाकर हम अगर टाइम निकालें तो उसमें हम अपने आप को टाइम दे सकते हैं। एक और चीज़, आज कपास के हवाले से आलमी दिन है, उस हवाले से भी हम तफसीली बात करेंगे। और जो हम रोज़ाना बात करते हैं कोविड के हवाले से, एक जो मसला रोज़ाना हम देख रहे हैं वो है फेक एंट्रीज़ का। या क्या मसला है हमें कि हम वैक्सीन क्यों नहीं कराते? वैक्सीन कराने के बजाय फेक एंट्रीज कराई जाती हैं। और रोज़ाना एक हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनकी वाइफ और उनके जो रिलेटिव रहे हैं, उनके नाम पे रोज़ाना कोई ना कोई एंट्री हो जाती है। उसके बाद पूरे मुल्क में एक बुहरान सा आ जाता है, भूचाल सा आ जाता है। कल भी हमने देखा कि मुल्तान से इसाक डार और नवाज शरीफ के नाम की फेक एंट्री डाली गई कि उनकी वैक्सीन जहाँ से हो चुकी है। उसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ ने नोटिस लिया, FI ने कार्रवाई की और मुल्तान हेल्थ ऑफिस का एक मुलाजिम भी गिरफ्तार किया गया जिसने फेक एंट्री की। अब सवाल यह बनता है कि भाई क्या मामला था, क्या जरूरत पेश आ गई थी कि यहाँ बैठकर मियां नवाज शरीफ के नाम की फेक एंट्री की? तो ये जो बिहेवियर है इसको चेंज होने की ज़रूरत है। और उसके अलावा हमें दर्जनों लोगों की, मैंने खुद कई लोगों को सुना कि वो ये कह रहे थे कि यार हमने वैक्सीन नहीं लगवाई लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सर्टिफिकेट बनवा लें। तो ये सूरत हाल जब होगी तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरफ हम जा रहे हैं। हम अपने प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। आज हमारे साथ हम दो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज कॉटन का आलमी दिन है, तो कॉटन बेल्ट मुल्तान और साउथ पंजाब में एक बहुत बड़ा रकबा रहा है। अब क्या सूरत हाल है कॉटन की, किस तरह से हम बेहतरी ला सकते हैं और कितनी अहमियत है कॉटन की, आज हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जही माहिर हैं, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नवाज शरीफ जही यूनिवर्सिटी, डॉक्टर नईम इकबाल साहब। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद। सर थैंक यू। इस तरह से हम तफसीली आपसे बात करेंगे कॉटन की अहमियत के हवाले से, कपास के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से हुकूमत दावे कर रही है, कितनी हकीकत है और हमारी जो कॉटन है उसका कितना रोल है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तफसीली बात करेंगे। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं। हमेशा हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, चौकों छक्कों की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स खेलेंगे तो आप एक्टिव नजर आएंगे, तो किस तरह एक्टिव नजर आएंगे उसके लिए स्पोर्ट्स में आना लाजमी है। तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक में जाके परफॉर्म कर चुके हैं, मुख्तलिफ लीग्स खेल चुके हैं, मिर्ज़ा फरहान अली। फरहान आपको खुश आमदीद। हम आपसे जानेंगे कि क्रिकेट का अब क्या रुझान है और जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट को कितना प्रमोट किया जा रहा है, अंडर 13, 16, 17 किस तरह की इस हवाले से जो वर्किंग है, जो नया टैलेंट है उसको किस तरह तलाश किया जा रहा है। और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अक्सर गिला शिकवा आता है कि हमें मौका नहीं दिया जाता, इसमें कितनी हकीकत है ये भी हम फरहान से जानेंगे। पहले हम जाएंगे डॉक्टर नईम इकबाल साहब के पास। डॉक्टर साहब, जिस तरह सूरत हाल है कॉटन के हवाले से, आज आलमी दिन है, पहले तो मैं जानना चाहूँगा मेरे नाज़रीन भी कि इसकी अहमियत के हवाले से बता दें, फिर आ जाएंगे कि पैदावार कितनी है, क्या मसाइल हैं, अहमियत क्या है कॉटन की। सर कॉटन जो है वो एक बहुत सारे तकरीबन 70 to 100 कंट्रीज़ में जो है ना उनकी ये मेजर यानी कि कपास ये लगाई जाती है। और इसका हमें इससे फ़ाइबर हासिल होता है मेन, और इससे हमें जो है ना फूड भी हासिल होती है। तो फाइबर में जो इसका मेन रोल है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और ये हमारे जो है बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, इवन पाकिस्तान में हमारी बहुत ज़्यादा लेबर इसमें इन्वॉल्व रहती है, उनका सोर्स ऑफ अर्निंग है। इवन
जो औरतें हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं अपने, यानी कि वो उसमें अपना खर्च घर का चलाती चाहे वो हैं, पावर लूम्स हो, पावर लूम्स हो, इंडस्ट्री इंडस्ट्री हो, सारे ही उनका बहुत ज़्यादा इसमें कॉटन का रोल है। फिर इसमें से जो इसके बाई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, बाकी जैसे शॉपर वगैरह हैं वो तो डिग्रेड नहीं होते, जो होते हैं इसके जो प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो डिग्रेडेबल हैं। तो ये एक इसका अच्छा है, बाकी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग है, बहुत ज़्यादा इसमें यूथ इन्वॉल्व है, यानी इससे लिंक्ड बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री है। इकोनॉमी की बात करें तो बैकबोन हम कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, उसका डिपेंड है वो कॉटन है। लेकिन ये जानना इस वक्त क्या सूरत हाल है कॉटन की, कितनी ज़रूरत है उसको प्रमोट करने की, इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, आप क्या देख रहे हैं? हाँ जी, हमारी जो इसमें एक जो है ना वो ये हुआ कि पिछले कुछ अरसे से जैसे क्लाइमेट चेंज आया, इफेक्ट आया, तो उसमें जो है हमारी जो टोटल क्रॉप सिनेरियो था वो चेंज हो गया। उसमें कुछ ऐसे पेस्ट थे जो पहले नहीं थे या कम उसमें थे, हमारी बहरहाल कॉटन चढ़ रही थी। तो फिर ऐसा ऐसा जो जब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता गया तो पेस्ट की सिचुएशन टोटली चेंज होती गई। तो अब रिसेंटली ये हुआ कि पिछले साल जो है वो वाइट फ्लाई का इतना ज़्यादा अटैक हो गया कि वो हमारी जो है ना जो प्रोडक्शन है वो 5 मिलियन बेल्स तक आ गई, इतनी कम हो गई। ठीक है। इससे फार्मर इतना डिसहार्ट हुआ कि वो दूसरी क्रॉप्स की तरफ जो है ना वो ज्यादा उसने वजह शुरू कर दी। जो उस पे बीमारी का हमला जी जी वो ज्यादा आ रहा है, उसके साथ साथ रेट भी कम था। रेट नहीं मिलेगा, उसके अलावा बीमारी का हमला भी था। तो किस तरह से किसान सर्वाइव कर सकता है या उससे लेके चल सकता है? जी जी, फिर वो किसान ने क्या किया कि वो मेज की तरफ जो है ना वो ज्यादा शिफ्ट हो गए। इवन आप देखें कि जो विहाड़ी था, मुल्तान था, ये जो कोर एरियाज थे वो उसमें से जो 50% फार्मर्स हैं वो मेज की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि उसके ऊपर इतना फिलहाल पेस्ट प्रेशर नहीं है, तो उन्हें उससे ज्यादा अर्निंग आ रही थी। किसान की आप लाजिम बात है, किसान की हम साइकिल देखते हैं, एक टाइम एक क्रॉप की तरफ जाता है, उसमें कुछ उसमें जब अगले साल सारे किसान उसी तरफ चले जाते हैं, फिर रेट डाउन हो जाता है। तो ये तो साइकिल, ये किस्सा किसान 3-4 क्रॉप्स में वो घूमता रहता है, नई चीज नहीं आ सकती। इसमें अवेयरनेस की कितनी जरूरत है? इसमें सर अवेयरनेस की ये जरूरत है कि हमें चाहिए कि जैसे सीजन स्टार्ट होना, मेन तो यही है कि इसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं, मैं प्रोग्राम में आगे दूंगा। वो ये है कि स्पोर्ट प्राइस उसको शुरू से बता दी जाए कि भाई इतनी स्पोर्ट प्राइस होगी, तो वो उस वक्त अपना माइंड बनाएगा कि भाई मैंने ना अब ये लगानी ही लगानी है। क्योंकि एक किसान एक ऐसी ये कपास एक ऐसी यानी कि क्रॉप है जो फार्मर हर सूरत लगाता ही लगाता है, यानी कि वो उसने लगाना कम कर दिया, ये खत्म बिल्कुल भी नहीं की, उसने एरिया कम कर दिया है, लेकिन लगाना कभी भी नहीं छोड़ता, वो उसको लगाता रहता है कि नहीं इस साल तो जरूर होगी। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, वो छोड़ता नहीं, क्योंकि इसमें उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो इंडस्ट्री दो हाँ जी, रेट जो है वो आप दे दिया जाए उसको, स्पोर्ट रेट हो तो बहुत बेनिफिट है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी उसकी मैनेजमेंट है वो आगे बताऊंगा मैं कि भाई कैसे मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि जो अब मेजर जो इसके पेस्ट हैं वो हैं ये पिंक बॉलवर्म, गुलाबी सुंडी और जो व्हाइट फ्लाई है। ये गुलाबी सुंडी का हम बचपन से देख रहे हैं कि वो उसका हमला, इसमें हमारा जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इस पे क्यों इतना काम नहीं कर पाया? रोज हर दफा प्रॉब्लम होता है इस हवाले से कि या ये इसका कोई हल? जी जी बिल्कुल। अब देखें ये जो पिंक बॉलवर्म है, ये जो ओरिजिनेट हुआ था, जो सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया था वो इंडिया से, ये यानी एशिया का नेटिव है ये। ठीक है। बाद में ये पूरे वर्ल्ड में जो है ना फैल गया, तो यूएसए में, चाइना में, अपना इन कंट्रीज डेवलप कंट्रीज में चला गया। जो मेजर प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं वो चाइना, इंडिया और अपना यूएसए, ब्राज़ील और अब पाकिस्तान 5वें नंबर पे चला गया। तो वो ये था कि भाई इसके लिए अनफॉर्चुनेटली ये है कि इसका कोई और होस्ट नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है। इसका होस्ट जो है वो एक ही है, यानी और जाता है लेकिन उसका लाइफ साइकिल उस पर उतना नहीं चलता। कहते हैं उसमें कि भाई वो जैसे ओकरा वगैरह पे जाता है, लेकिन उसका लाइफ साइकिल उस पर इतना नहीं चलता। तो ये मोनोफेगस होने की वजह से अब जो बीटी काटन आई थी वो इन सारे जो लेपिडोप्टेरा पेस्ट थे, जिसमें हमारा पिंक बॉलवर्म था,
पहले अमेरिकन बॉलवर्म जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है, हमारा स्पॉटेड बॉलवर्म बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है, तो मोनसेंटो ने बीटी कॉटन बनाई थी। वो इन सारे लेपिडोप्टेरन पेस्ट को जो है ना मैनेज करती थी। ठीक है, तो वो मैनेज हो गया था यानी कि इन सारे कंट्रीज में। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में वो जीन लेके नहीं आए, और यहाँ के जो ब्रीडर थे उन्होंने उसको क्रॉसिंग के जरिए उसके अंदर इनकारपोरेट किया। ओरिजिनल जीन नहीं था, क्रॉसिंग के जरिए वैरायटीज में इनकारपोरेट किया। उसकी वजह यानी कि वो प्योर जीन नहीं था, और फिर ये हुआ कि वो उसमें रेजिस्टेंस बहुत जल्दी डेवलप हो गई। यानी 2010 में बीटी कॉटन आई थी, तो 2003-4 सालों में ही उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गई। तो ऐसा 2015 के बाद हमारी जो है ना, हाँ, उसमें रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, वो उसमें अपने अंदर ऐसी तब्दीलियां ले आया कि वो उसको रेजिस्ट कर पाया, और उससे उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती गई। तो इसने सिर्फ ना सिर्फ सीड को और फिर हमारी लिंट को भी बहुत ज्यादा डैमेज किया, उसको डिसकलर कर देता है, उसका रेशो को जो है ना ब्रेक। अब इसको क्या करंट सिचुएशन है इस वक्त, अगर इस साल जो क्रॉप होने जा रही है? जी जी, उस हवाले से क्या होगा? हाँ, अब असल ये था कि भाई जो है ना, जैसे ही फिर बीटी कॉटन आई थी ना, उसमें ये हुआ कि फिर पिंक बॉलवर्म बढ़ता बढ़ा। हमारे जो थे दूसरे पेस्ट थे, जो सकिंग पेस्ट थे, जिसमें व्हाइट फ्लाई है, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम बन गया। ठीक है, क्योंकि वो खत्म हुआ तो उस फार्मर ने इसके लिए स्प्रे करना शुरू। असल में दोनों इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, फार्मर ने व्हाइट फ्लाई को जब कंट्रोल करने के लिए इनजुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड स्प्रे किया ज्यादा क्रॉप लेने के लिए, तो उसकी वजह से ये हुआ कि जो हमारे बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म थे ना, वो उससे मर गए, वो पहले मर जाए, वो मर जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बाकी पेस्ट हैं, खासकर जिन्होंने ये पिंक बॉल वीवन व्हाइट फ्लाई इनिशियल स्टेजेस पे, वो मैनेज नहीं हो पाते, फिर उनमें भी रेजिस्टेंस आ गई, उनमें भी रेजिस्टेंस आ गई। तो जो क्रॉप है वो काफी ज्यादा कम है। हाँ, अब यानी कि इसमें मेन चीज है किसान को अवेयरनेस देना, उसके लिए कितना काम हो रहा है? अब उसमें ये हुआ है कि हमने कहा कि भी हमारी यूनिवर्सिटीज ने बहुत काम किया, और ये सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जब साउथ पंजाब आए तो उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी के साथ, हमारे वाइस चांसलर के साथ, जी बहुत कंट्रीब्यूशन है, वो काफी वर्क कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, तो वो हमारे नाज़रीन से भी शेयर करें ताकि मालूम हो कि जी जी जो वर्किंग हो रही है किस लेवल की हो रही है। जब वो इधर आए थे जो है ना, तो उन्होंने देखा यहाँ सिचुएशन कॉटन की जो है ना बहुत खराब है, और ना कोई इसकी ओनरशिप उन्होंने ली कि भाई मैंने इसको रिवाइव करना है, रिवाइवल ऑफ कॉटन करना है। उन्होंने फिर हमारे वाइस चांसलर के साथ मिलके कुछ हमें ना, हमारे डीन प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद को कहा कि भाई ना कोई आप ऐसे मुझे चीज़ें बताएं जिससे जो हमारे नेचुरल एनिमीज जो है ना ये कंजर्व हों। ठीक है, और जो है ना व्हाइट फ्लाई का प्रॉब्लम ना आए शुरू में। जब व्हाइट फ्लाई का प्रॉब्लम नहीं आएगा, फार्मर इतने ज्यादा स्प्रे नहीं करेगा, तो आगे चीजें उसकी इनपुट कास्ट फार्मर की कम होगी। तो हमने ट्रायल किए, उसमें हमने जो नेचुरल बायोपेस्टिसाइड थी, प्लांट एक्सट्रैक्ट थे, जिसमें नीम था, कोड़तुमा था, हिंग था, टोबैको था, इनके हमने ट्रायल्स किए। फिर वो जो ट्रायल थी उनमें व्हाइट फ्लाई बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो गई। ठीक है, तो वो फिर हमने सेक्रेटरी साहब ने बाकियों को भी वो असाइनमेंट दी, वो ट्रायल बड़ा कम्प्रिहेंसिव ट्रायल किए गए। इसमें मजीद तफसीली बात करेंगे आपसे कि ट्रायल कितने कामयाब रहे और उसके क्या रिजल्ट हैं, और मजीद ये किसान तक हम इसको किस तरह से मुंतकिल कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। फरहान, पहले बताएं क्या हाल है आपके? स्पोर्ट में आने का ख्याल कैसे आया आपको? स्पोर्ट्स अब कुछ बेहतर हुआ है 2 साल से। जब आपको ख्याल कैसे, आप किस तरह से आए इस फील्ड में? मैं इस फील्ड में छोटा था, मेरे बड़े भाई खेलते थे रिजवान, ठीक तो है, उनको देख के मुझे शौक चढ़ा। फिर मैं गया तो स्कूल से जब छुट्टी होती थी संडे वाले दिन, तो मैं जाता था। तो फिर हमारे कप्तान शरीफ अब फोत हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत, उन्होंने मुझे देखा कि शायद मैं एक अच्छा प्लेयर बन सकता हूँ। तो वहाँ से फिर मुझे शौक पैदा हुआ, मैंने खेलना शुरू किया। ठीक है, तो फिर ज़्यादा मेहनत की, फिर बड़े भाई ने बड़ी सपोर्ट की, जिसकी वजह से फिर मैं आज माशाल्लाह। तो आप मुख्तलिफ लीग अंडर 9 उसमें 7-16 तक अंडर 16 जी, तो ये जो सारा सिलसिला जारी रहा, तो जो हम देखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट का होना कितना लाजमी है, इस हवाले से किस तरह टैलेंट को निखारने का मौका मिलता है इससे? सर देखें, 2 साल से भी क्रिकेट नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। अब थोड़ा सा क्रिकेट में रुझान आया है, तो अभी सिटी लीग हुई है, अंडर 13 के साउथ पंजाब करवा रहा है। तो अब जो क्रिकेट को थोड़ा सा निखार है ना, वो आ रहा है। पहले 2 सालों में कुछ नहीं था, थोड़ी सी वो तो कोविड की वजह से बड़ा मसला, अब कुछ बेहतर हो रहा है कुछ, तो जिसकी वजह से ना अब थोड़ा सा टैलेंट सामने आ रहा है। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि कुछ आगे हो सकता है। अभी रमीज राजा साहब आए हैं, इंशाल्लाह वो आगे क्रिकेट में बहुत कुछ करेंगे। तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में कोई सिलसिला आप देख रहे हैं?
जी अभी काम टूर्नामेंट होने की जरूरत है। जी अभी टूर्नामेंट हुआ है, अभी आज से 2 साल पहले नहीं हुआ था टूर्नामेंट को भी, अब शुरू हुआ है। अभी अभी शायद चल भी रहा है टूर्नामेंट इंटरसिटी में, तो बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे अच्छा होगा। तो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा रहा एक्सपीरियंस अंडर 16 तक खेलने तक? सर मैं अंडर 16 खेला था, अताउर रहमान हमारे कोच थे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला था, बड़ी अच्छी परफॉर्म किया था, आगे चांस नहीं मिला, उसके बाद मैं मेहनत करता रहा। फिर मैं पाकिस्तान बोर्ड खेलने चला गया, वहाँ पे मैं खेला, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेला जो आज पाकिस्तान टीम में है। तो उसके बाद फिर मैं मुल्तान से खेला अंडर 16, ठीक है। तो फिर सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेला, उसके बाद फिर मैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, 34 आउट थे मेरे। उसके बाद फिर मैं दुबई चला गया, फिर आया, अभी फिर सिटी खेलूं, तो इंशाल्लाह मेहनत कर रहा हूँ। क्रिकेट का जुनून अभी तक कायम है? हाँ जी इंशाल्लाह मेहनत करता रहूंगा, गोल है कि पाकिस्तान खेलना है इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ जी। और तो ऐसी तैयारी की जा रही है? बहुत दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में जाके लोग बुलाते हैं, खिलाते हैं, ठीक है। तो अपनी मेहनत जारी रख तो रहा हूँ। आप बैट्समैन, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म बैट्समैन। ठीक है। तो इसमें जो ट्रेनिंग है कितनी ज्यादा, कोचिंग आपके अच्छे कोचेज, हम अक्सर गिला करते हैं कि हमें मौका नहीं मिलता, उसके अलावा हमें अच्छे कोच नहीं मिलते, जिसकी वजह से हमारा टैलेंट है वो जाया हो जाता है। तो इस पे कोचेस का होना कितना? सर देखें, आप अपने आप के कोच होते हैं, ठीक है, आप ग्राउंड में सारे दिन लगाएंगे, वो मेहनत अल्लाह ताला का फल अल्लाह ताला देता है। आप कोच आपको सिर्फ एक गाइडलाइन देगा कि ये आप सही कर सकते हो। आपने 34 आउट किए थे? जी मैंने 34 आउट किए थे 2019 में। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्लास में कितने मैचेस में आपने किए थे? मैंने 6 मैचों में। 6 मैचों में, मतलब कि अगर हर मैच की एवरेज बात करें तो ये बनती है 8 के करीब। 8 की एवरेज थी जी। ठीक है। उससे पहले मैं पाकिस्तान इनकम टैक्स से खेला था, तो मैंने पाकिस्तान रेलवे के खिलाफ 10 आउट किए थे ग्रेड 2 में। तो उसके बाद फिर मैं सीनियर खेला था, सीनियर में आउट किए थे, उससे पहले मैंने 34 आउट किए थे सीनियर में। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू चल रही है और मेहनत कर रहा हूँ इंशाल्लाह। गोल तो यही है। आजकल जो हमारी टीम की जो सूरत हाल देख रहे हैं गाय रोज को, जहाँ जिस तरह परफॉर्मेंस हो रही है, तो एज अ क्रिकेटर क्या फील होता है आपको? परफॉर्मेंस देखें, परफॉर्मेंस होना ना होना ये एक अलग चीज है, आप मेहनत करें। अब जो हमारी जो पंजाब की, साउथ पंजाब की जो नेशनल T20 हो रहा है, वो एक कल वो मैच जीती है, तो उनमें एक चीज नजर आ रही है, वो मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अब शोएब भाई पहले कप्तान थे, अब आमिर यामीन कप्तान है, इनके साथ ही हम खेलते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इनके साथ ही हमने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है, इन्होंने हमें सिखाया है। तो अब जो क्रिकेट का जो है ना जुनून, वो दोबारा आ रहा है। अब पहले 2 सालों में नया टैलेंट बिल्कुल नहीं आ रहा था सर, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मोबाइल आ गए, पबजी आ गई, वो चीज ग्राउंड में नजर नहीं आ रही थी। अब टैलेंट बिल्कुल ही खत्म हो गया। इन चीजों ने कितना अफेक्ट किया है? बहुत अफेक्ट किया हमारे स्पोर्ट ग्राउंड में जो परफॉर्मेंस होती थी, तो जो मोबाइल पे जो गेम शुरू हुई, कितना इफेक्ट हुआ है? सर बहुत इफेक्ट हुआ है सर। नया टैलेंट बहुत मुश्किल से आपको नजर आएगा, बहुत मुश्किल से सर। किसी को बोलते ना कि आओ ग्राउंड में, किसी बच्चे को, तो वो 100 बहाने लगा देता है कि सर मैं नहीं आ रहा, ये है वो है फलाना। हालांकि होना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल है, उस पर पबजी खेलनी है आपने। इस पबजी ने बहुत से मसले मसाइल कर दिए। और जो ग्राउंड में खेलने की वजह से जो रुझान, उसमें कमी आ रही है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अब 2 साल से कमी। अभी फिर दोबारा अभी फजल महमूद शुरू हो रहा है, साउथ पंजाब करवा रही है, उसमें वनडे कप 20 तारीख से शुरू हो रहा है। अब क्रिकेट जो क्लब लेवल था ना, वो शुरू हो रहा है दोबारा से शुरू हो रहा है। पहले बंद हो गया था, कुछ क्रिकेट नहीं हो रही थी, अब दोबारा शुरू हुआ इंशाल्लाह। हम इस पे फरांस से मजीद भी बात करेंगे कि क्लब क्रिकेट का होना कितना लाजमी है, जो मुकाबले हैं जो ज़िले सतह पे होते हैं, उसके अलावा डिवीजनल सतह पे इनका होना कितना लाजमी, तफसीली बात करेंगे। डॉक्टर साहब जिस तरह बात कर रहे थे, आपने बताया कि आपने इस सवाल से जो सेक्रेटरी साहब ने टास्क दिया, असाइनमेंट मुकम्मल की, अब उसके आप लोगों ने वहाँ पे इसरात सामने है, लेकिन इसका किसान को किस तरह फायदा होगा, कितना टाइम रहेगा? एक जो चीज़ हमारे यहाँ है कि ठीक है वो कामयाब हो गए, लेकिन उसके जो जिनको मिलना चाहिए उन तक जब तक वो यूज नहीं करेंगे, जो उनको बेनिफिट नहीं हो, कोई फायदा नहीं है। किसान तक कैसे फायदा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें वो ये था कि इसके लिए जब ये ट्रायल्स हो गए, उनके रिजल्ट्स बड़े फ्रूटफुल आए, तो फिर सेक्रेटरी साहब ने ये किया कि फार्मर लेवल तक पहुंचाने के लिए हर मरकज लेवल पे ना IPM प्लाट्स लगवाए। ठीक है। 100 यानी कि साउथ पंजाब में 120 IPM प्लाट लगाए। IPM प्लांट, IPM मीन, ठीक है, IPM मीन के जिसके ऊपर हम इंसेक्टिसाइड्स का जुडिशियस यूज करते हैं। ठीक हो गया। और हम ज्यादा जो स्प्रे करते हैं वो करते हैं नीम, कौड़तुमा, ये बायोपेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। ठीक है। ताकि जो है वो हमारा नेचुरल बेनिफिशियल जो फन है ना, वो कंजर्व रहे और जो बाकी पेस्ट हैं वो भी मैनेज रहें। ठीक है। तो और दूसरा फिर इनकी एडवाइजरी दी गई, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी दी उन IPM प्लाट्स पे। ठीक है। वो ऐसा यानी कि डेमो प्लाट्स थे,
ताकि जो इर्द गिर्द के फार्मर है ना उन तक वो मैसेज पहुंचे, वो भी देखें कि भाई ये लगे हुए हैं, ये फार्मर जो IPM प्लांट लगाया गया है इसमें ये क्या क्या कर रहे हैं और इनमें उनको कितना फायदा हुआ है, उसकी प्रोडक्शन कितनी बढ़ रही है, उसकी कितनी प्रोडक्शन बढ़ रही है और उनके खर्चा कितना कम हो रहा है। ठीक है, ये 120 IPM प्लांट लगवाए और ये पूरे साउथ में, पूरे साउथ पंजाब में लगवाए। ठीक है, मुख्तलिफ डिफरेंट बिल्कुल, हाँ जी। उसका फिर उन्होंने जो है ना हमारे वाइस चांसलर साहब के साथ मिलके और डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलके हमसे थर्ड पार्टी सर्वे करवाया। ठीक है, उस थर्ड पार्टी सर्वे में ये फिर हमने उसकी एक, हमारी यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट का क्या कंक्लूजन क्या निकला? इसमें ये एक क्वेश्चनियर डेवलप किया गया था, ठीक है, कि इन IPM प्लाट्स का जो एडजेसेंट फार्मर्स थे उन्होंने इसको कितना अडॉप्ट किया, जो प्रैक्टिसेस जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रिकमेंड की थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, उनको कितना अडॉप्ट किया कितना नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो साथ वाले फार्मर्स थे उनमें से 70 to 80% ने जो 10 फार्मर्स थे, ठीक है, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया और उससे जो है ना फायदा लिया। उसके फायदा क्या हासिल हुआ, मतलब कितनी उसमें प्रोडक्शन में इजाफा हुआ, इस हवाले से क्या हासिल हुआ? आप देखें प्रोडक्शन में देखें अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर का जो है ना एटलीस्ट भी हमारा जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है, हमारी पेस्टिसाइड्स की इंपोर्ट तकरीबन 40 बिलियन पीस की कम हुई है, यानी कि इंपोर्ट कम हुई है, वो भी गवर्नमेंट वही फायदा, पेस्टिसाइड्स की कम हुई है ना इंपोर्ट। किसान को खुद भी फायदा, किसान को एक तो ये फायदा हुआ, हमारे किसान को फायदा खुद ये हुआ कि उसके पेस्ट बड़े मैनेज रहे हैं। ठीक है, उसको ना सिर्फ जो पेस्टिसाइड को स्प्रे कम करके फायदा हुआ है, तकरीबन 20 से 25 हज़ार एक एकड़ का वहां से हुआ, दूसरा उसकी प्रोडक्शन जो है इस दफा डबल हुई है। प्रोडक्शन डबल हुई है। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे कि किसान इसको किस तरह से, जिस तरह अभी एक फार्मूला 120 जगहों पर इसको अप्लाई किया गया, उसमें मजीद किस तरह से इजाफा किया जा सकता है, किसान तक आसानी से रसाई किस तरह से हो सकती है, उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कॉटन के आलमी दिन के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से भी हमने बात की, और एक और चीज़ जो कि हम ब्रेक से जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि बायो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ कंपनीज मौजूद हैं, बायो पेस्टिसाइड मिलना, जो आम किसान अगर वो लेना चाहते हैं तो कहाँ से ले, खुद बनाए तो वो अलग चीज़ है, वो ले कहाँ से, इस पर बात करेंगे। सब बायो पेस्टिसाइड के हवाले से आप लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन आम जो किसान है अब वो खुद तो नहीं चीज़ें बना सकता, उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो खुद इतने कामों में फंसा हुआ है, तो वो चाहता है कि उसे चीज़ें मिलें, प्रोडक्ट मिले, उसके लिए कितनी वर्किंग की जा रही होगा। ये जो चीज़ है हमारे यहाँ आ जाती है तो किसान को फ़ायदा कितना होगा? वो ये है कि अब बायो पेस्टिसाइड्स का जो ट्रेंड है ना, वर्ल्ड जो है वो जितने भी कंट्रीज हैं डेवलप, वो आहिस्ता आहिस्ता केमिकल पेस्टिसाइड्स को पीछे लेके जा रहे हैं और बायो पेस्टिसाइड्स को आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड्स के बहुत ज़्यादा हैजर्डस हैं, वो एनवायरनमेंट के ऊपर, इवन ह्यूमंस के ऊपर बहुत ज़्यादा उनके इफेक्ट हैं, वो बायो पेस्टिसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसका ये है कि इंडिया के अंदर 1000 तकरीबन बायो पेस्टिसाइड के प्रोडक्ट, 1000? हाँ जी, 1000 रजिस्टर्ड है, हमारे यहाँ एक भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हम अंदाजा लगा सकते हैं हमारी जो पॉलिसी है वो किस तरह की है। हाँ जी, तो अब हमारे सारे केमिकल पेस्टिसाइड, हमारे यहाँ सारे केमिकल पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड है। अब जब ये सेक्रेटरी साहब आए तो इनका जो फ्रूटफुल बायो पेस्टिसाइड के हमने, जो हमारी यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर सबसे पहले जो है ना वो काम किया, तो फिर ये वाली समरी हमने प्राइम मिनिस्टर को भी भेजी है। ठीक है, ये जो समरी है ना, ये जो IPM रिवाइवल ऑफ कॉटन की, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब को भी गई है ये वाली समरी। उसमें अब एक अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में जो बायो पेस्टिसाइड की रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है वो मौजूद ही नहीं है। अच्छा, वो अभी तक बायो के हवाले से काम नहीं हुआ कि आपने किस तरह से केमिकल पेस्टिसाइड के हवाले से? जी, केमिकल पेस्टिसाइड के हवाले से, अब बायो पेस्टिसाइड के हवाले से नहीं है, तो वो पॉलिसी जो है वो अब डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जो फेडरल है, अभी ये पॉलिसी बन जाती है। और अगर हमारी मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो ये बनाना शुरू कर देती हैं तो किसानों को कितनी कास्ट पड़ेगी इसमें? सर, अभी जो फार्मर खुद बना रहा है ना, वो उसको 1 एकड़ की 200 से 300 रुपए पर स्प्रे पड़ता है। 1 एकड़? 1 एकड़ की एक स्प्रे उसने करनी हो तो 200 से 300 रुपए का उसका खर्चा है। और वैसे करे तो अब जो प्रोडक्ट महंगे हैं वो तो 6000 रुपए का भी प्रोडक्ट है, ठीक है, 2000 रुपए का तो जो सही थोड़ा सही कंट्रोल देता है वो 2000 रुपए का है, तकरीबन 2000 का 1500 से 2000 रुपए का, तो ये तो
तकरीबन 200 गुना जो है इसकी प्राइस कम तो पड़ती है। इसमें किसान को या भी तो तमाम किसानों को इस पॉलिसी का नहीं पता, इसका प्रोडक्ट का नहीं पता कि किस तरह से उन्होंने ये करना है, तो पॉलिसी बनने में कितना टाइम लग सकता है? वो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो जो है ना 1 साल में भी, 1 से 2 सालों में ये बिल्कुल पॉलिसी इंप्लीमेंट हो तो सकती हम है। कैसे तो हमारी कॉटन का रिवाइवल दोबारा से हो जाएगा? बिल्कुल दोबारा से हो जाएगा, बिल्कुल। और ना सिर्फ रिवाइवल होगा बल्कि हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ होगा, और हमारे जो, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूम तो हमने ही करना है ना, जितनी भी पेस्टिसाइड स्प्रे हो रही हैं, वेजिटेबल्स के ऊपर हो रही हैं, जो कॉटन के ऊपर प्रोडक्ट तो हमने ही लेना है ना, तो वो हमारे अंदर जो उनके रेजिड्यूज बन रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे, वो भी कम हो जाएंगे, और इससे किसान को बेनिफिट होगा, उसकी प्रोडक्शन तो 100% बेनिफिट है। अब कंपेयर वैसे करते होंगे बाकी ममालिक, इंडिया के साथ कंपेयर कर लेंगे हम पाकिस्तान को, अपने साउथ पंजाब को, उनके पंजाब और अपने पंजाब की बात कर लें, कितना फ़र्क देखते हैं? वो जो हैं वो असल में वहाँ पे जो है ना मेन प्रॉब्लम इन तीनों जो 4 मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना, अमेरिका, अपना चीन और इंडिया टॉप पे होते हैं, तीसरे नंबर पे यूएस है, ब्राज़ील, और 5वें पे पाकिस्तान है। इनमें जो मेजर प्रॉब्लम रहा है ना वो पिंक बॉलवर्म का रहा है। ठीक है, उन्होंने उसको मैनेज कर लिया है। जो अमेरिका है उन्होंने स्टीराइल इंसेक्ट टेक्निक से और रेफ्यूजिया क्रॉप, एक और स्ट्रेटेजी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जो है ना या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इम्प्लीमेंट करवानी चाहिए, उन्होंने पिंक बॉलवर्म को मैनेज बड़े आसानी तरीके से कर लिया। ठीक है, वो क्योंकि जब ये बीटी कॉटन आई थी ना, उस वक्त ये उसमें था कि एक यानी स्ट्रेटेजी थी कि आप बीटी कॉटन सारे एरिया पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप इसमें 20 से 25% जो है वो नॉन बीटी भी लगाएंगे। ठीक हो गया। तो वो कंट्रीज जो हैं उन्होंने उस सीड बीटी के अंदर नॉन बीटी सीड मिक्स करके देते हैं। ठीक है, ताकि फार्मर को पता हो या ना हो, वही वो अपनी स्ट्रेटेजी जो है ना पिंक बॉल 80-20 के हिसाब से। ठीक है, अब चाइना में ने भी बड़ा इसको इजीली मैनेज कर लिया, लेकिन इंडिया में उन्होंने सेपरेट पैकेट दिए नॉन बीटी के, वो फार्मर ने लगाए ही नहीं। वो वहां पे फिर जो है ना पिंक बॉलवर्म जो है ना वहां पे बड़ा उसने नुकसान पहुंचाया, और ना सिर्फ नुकसान पहुंचाया बल्कि उसमें उसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी आ गई। अब बाकी दुनिया में जो है ना वो डबल जीन वाली बीटी चल रही है, उन्होंने मैनेज कर लिया। अब इंडिया में 3rd जीन वाली भी है, यानी 3 जीन का मिक्सचर भी आ गई है। वैरायटी जो लगाई है उसमें ट्रिपल जीन वैरायटी है, उसमें भी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस रिपोर्ट हो गई है। लेकिन बहरहाल उन्होंने अब उसको मैनेज कर लिया है। हमारा प्रॉब्लम ये कि बहुत काम होने की जरूरत है। हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इतनी फंडिंग नहीं दी जाती, इंस्टीट्यूट है वो भी इस तरह। इसमें जो हमारे यहाँ हम जो कहते हैं कि हमारे यहाँ ज़री रकबा सबसे ज़्यादा है, हम कहते हैं कि टेक्सटाइल हमारी बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, तो उसके वजह से कॉटन सबसे अहम चीज़ है। और जब कॉटन बेल्ट का जो हाल है, किसान को उसका रेट नहीं मिलता, उसके अलावा जो किसान फसल लगाता है तो वो इतनी बीमारियों का शिकार हो जाती है, तो उसके हवाले से भी, सीड के हवाले से, उसके अलावा जो हम बायोपेस्टिसाइड के हवाले से बात कर रहे थे, इसमें बहुत काम होने की ज़रूरत है। हम जाएंगे फरहान के पास। फरहान, जिस तरह बता रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट का, जिस तरह बताए थे, तो नौजवानों को जैसे आप कहते कि अब नौजवान मोबाइल गेम्स की तरफ की अब दोबारा से इस तरफ आ रहे हैं, अट्रैक्ट कैसे प्लेयर को कर सकते हैं ग्राउंड, क्योंकि उसने आना है, फिजिकल परफॉर्म करना होता है, उसकी स्टडी भी है, उसके अलावा फैमिली भी है, उसने खुद को भी टाइम देना है, मोबाइल को टाइम, ग्राउंड उसे अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, इस पर इंतजामी को क्या काम करना होगा? सर देखें, प्लेयर के ऊपर खुद होता है कि अपनी वो टाइमिंग बनाए, स्कूल कॉलेज, उसके बाद जितना भी आपको टाइम मिलता है, जितना भी टाइम मिलता है 1 घंटे 2 घंटे, आप वो ग्राउंड को दें। अगर आप, मैं प्लेयर हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं तो ग्राउंड को टाइम दूंगा, क्योंकि मेरा गोल पाकिस्तान खेलना। एक आपका गोल होना चाहिए, अगर मैंने पढ़ना है तो मैंने पढ़ना है, अगर मैंने खेलना है तो फिर मैंने खेलना है। ठीक है, उसके बाद ये है कि ग्राउंड में आप जितना टाइम लगाएंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। तो आपके जो बाकी दोस्त हैं वो किस तरह इंस्पायर होते हैं, मतलब कि आप रिस्पॉन्स कैसे मिलता है जब आप विकेट पे विकेट ले रहे होते हैं? सर उसको क्या रिस्पॉन्स होता है? रिस्पॉन्स यही है कि मैं एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक मुल्तान में मैं और एक और है, लेकिन मेन क्रिकेट मैं ही खेलता हूँ सबसे ज्यादा। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर की डिमांड बहुत होती है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ भी चले जाए वहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए था। तो अभी रेंसिंग जब मैंने 34 आउट किए, मेरी टीम को फायदा हुआ, वो जीते। तो अभी मैं T10 खेला, फाइनल था मैच हमारा तो जवारी क्लब में, तो उधर मैंने फाइनल में 3 आउट किए, पहले ओवर में 3 आउट कर दिए, तो हम 1 सेट मैच जीत गए। तो मेरी जो पहचान है वो एज ए बॉलर है,
मैं एज ए बॉलर ऑलराउंडर हूँ, तो जो भी मुझे टीम में लेता है वो एज ए बॉलर ऑलराउंडर लेता है। इसका मेरी जो जॉब है मेरी बॉलिंग है, तो जिसको मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं अपनी बॉलिंग से अपनी टीम को जितवाऊँ। तो उसमें आप रोजाना अपने आप को कितना टाइम देते हैं ट्रेनिंग के लिए? मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ सर, 6 बजे से लेके 10 बजे तक मैं ग्राउंड में रहता हूँ, फिर मैं 4 बजे से लेके 8-9 बजे तक मैं ग्राउंड में होता हूँ। तो सारा दिन वो बड़ा गेम चलता है? जी वो चलता रहता है। तो टीम दोस्त वगैरह साथ देते हैं या? जी दोस्त वगैरह साथ देते हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं। अभी रस्मी में सर्वो मोटराइल टीम थी, जब क्रिकेट नहीं होती 2 सालों में, उन्होंने बड़ी खिलाई है। सुल्तान खान है, बड़ा अच्छा लड़का है वो। तो उसने टीम, वो ओनर था टीम का, तो वो बहुत क्रिकेट खिला रहा था। तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स? फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े भाई, मेरे जितने भी भाई हैं मुझे बड़े सपोर्ट करते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छा प्लेयर बन जाऊँ। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आजकल मुख्तलिफ देहातों में और उसके अलावा शहरी इलाकों के साथ दीगर इलाकों में भी क्रिकेट के हवाले से जो जूनियर काउंसिल लेवल पे टूर्नामेंट होते हैं, वहाँ पे बाहर के खिलाड़ी मंगवाए जाते हैं, फिर कमेंट्री हो रही है, फिर लोग जमा है, इस तरह के इवेंट्स का होना कितना लाजमी है? बहुत लाजमी है सर। मैं अभी बहुत जगह पे जाता हूँ। अभी मैं कमाली गया था, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हो रहा था वहाँ पे। तो लाहौर से टीम आए हुए थे, फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, टेस्ट प्लेयर थे, जो खेलते हैं आगे गांव में एक बहुत अच्छी क्रिकेट होती है। एक शौक है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे इतना मोबाइल का राउंड नहीं है। वहाँ पे लोग खेलते हैं, ग्राउंड में आते हैं, मेहनत करते हैं। और आप देख लें, ये फाटा, पेशावर, अपने जितने भी छोटे छोटे शहर है, गांव है, वहाँ से प्लेयर निकल के आते हैं। ठीक है, तो मेहनत बहुत करते हैं। अच्छा, एक और चीज, हम मोबाइल को तनकीद भी करते हैं कि सोशल मीडिया ने मोबाइल इसको क्रिकेट को फरोग भी दिया है। हम देखते हैं अक्सर लोग वो फेसबुक लाइव चालू होती है और लोग इसे एंजॉय कर होते हैं, लोग देख रहे होते हैं। सर देखें, मोबाइल का एक अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, एक आप दूसरा मोबाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो अच्छे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, अब बहुत से लोग, जैसे मैं हूँ, मेरा मैं लाइव चल रहा था यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो लोग मुझे पहचानते हैं, मैं अपनी वीडियोस लगाता हूँ, तो ऐसे मेरा ना थोड़ा सा इमेज अच्छा हुआ, मुझे लोग जाने ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है। जी पहुंच जाते हैं। तो एक और चीज मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारी जो एक साबका हुकूमत ने एक जो शुरू किया था स्पोर्ट्स के हवाले से जो मुकाबले, तो ये जो हुकूमती लेवल पे जो जिले सतह पे मुकाबले हैं, यूसी लेवल पे हैं, डिविजनल सतह पे हैं, इनका दोबारा से होना कितना लाजमी है? बहुत लाजमी है सर। देखें, जितनी जब स्पोर्ट्स आबाद होगी ना, तो अस्पताल वीरान हो जाएंगे। आप जब स्पोर्ट्स और ग्राउंड भरेंगे ना, तो अस्पताल खाली हो जाएंगे। स्पोर्ट्स का नीचे लेवल पे स्कूल क्रिकेट और उसके बाद क्लब क्रिकेट, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत जरूरी है। तो क्लब क्रिकेट का आप क्या रुझान देख रहे हैं? कमी आई है, इजाफा हुआ है? सर इस साल उम्मीद है कि होगी। उम्मीद इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस साल अभी ये फजर मोहम्मद शुरू हो रही है 20 तारीख से, तो 50 ओवर की, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि होगी। तो अब जिस तरह T10 आ गया है, उसके अलावा 20 ओवर के मैच भी, अगर आप कहें ना 20 ओवर का मैच कराएं, 20 ओवर कौन खेलेगा? अब जो जितनी सुस्ती आ गई, इसमें क्या करना चाहिए? 50 ओवर तो अब आम नौजवान सुन के भी परेशान हो जाते हैं। सर जो क्रिकेट है ना, वो बहुत फास्ट हो गई है। अब किसी को हम 40 ओवर का बोलते हैं ना, वो कहता नहीं यार 40 ओवर नहीं, बहुत लंबे ओवर होते हैं, पूरा दिन लग जाता है। अब वो T10 T20 इसके आने से ना, वो उनको चाहिए चौके छिक्के आउट, ये चाहिए। क्रिकेट फास्ट हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है क्रिकेट। कल हमारा भी एक टूर्नामेंट था, 20 ओवर का मैच था, लेकिन सब ने कहा 12 ओवर कह लो, 20 ओवर कौन खेलेगा इसके? तो इस वजह से ना लंबी, जो इसलिए टैलेंट सामने नहीं आ रहा, शॉर्ट क्रिकेट का सामने आ रहा है टैलेंट। जो टेस्ट जो होते हैं, हमारा जो टेस्ट टीम है, अच्छा खिलाड़ी किससे बनता है? जो टेस्ट क्रिकेट, जी टेस्ट क्रिकेट से बनता है। वनडे और टेस्ट, उसका गेम में निखार सारा कुछ आता है। क्योंकि आप जब टेस्ट खेलेंगे ना, तो आपको उसके लिए स्टेमिना भी चाहिए, आपको उसके लिए ताकत भी चाहिए। आप लंबी लंबी बॉलिंग करेंगे, फिर बैटिंग लंबी करेंगे, तो अब शॉर्ट क्रिकेट में क्या आप 2 घंटे लगा, बिल्कुल 2 ओवर खेलेंगे, सारे खेलेंगे, 2 ओवर में तुमने 2 ओवर में क्या किया? सही बात है। हाँ, तो इसमें लेकिन अभी इसमें कमी नजर आ रही है। टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत कमी नजर आ रही है सर, बहुत कमी नजर आ रही है। तो कैसे हो सकता है इस पे रुझान वापस किससे से ला सकते हैं? सर वापसी यही मैंने बोला है ना कि आप क्लब्स वगैरह को स्कूल क्रिकेट में और क्लब क्रिकेट में, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको, अभी सिटी लीग हुई थी, हम खेले हैं सिटी लीग में, तो पीसीबी ने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है। जो हम प्लेयर थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनको उन्होंने पे भी किया है। 6 मैच हुए थे, उन्होंने पे किया है। अच्छा, एक यहाँ से जो परफॉर्मर होएगा ना, वो फर्स्ट क्लास में सेकंड 1 में, सेकंड 11 में जाएगा, जो परफॉर्मर होगा। और 2-3 लड़के गए भी हैं अभी, जो चल रही है अपना नेशनल T20 चल रहा है, तो कॉम्पिटिशन तो बहुत ज्यादा हाई हो गया है। 6 टीमें हो गई है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो गया है। आपको यहाँ से परफॉर्म तगड़ा करना पड़ेगा, तो आप आगे जा सकते हैं। आप 19-20 करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसमें मजीद भी यकीन बरकने की जरूरत है। हम ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद
मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेंगे, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। यकीनन आपने स्पोर्ट की बातें सुनी होंगी, क्रिकेट की चौकों छक्कों की बातें सुनी होंगी, तो आपका भी दिल कर रहा हो कि हम भी जाएं और मैदान में खेलें। लेकिन जो बात फरहान ने की वो बात बिल्कुल सही है कि आज का नौजवान 50 ओवर की गेम खेलना उसके लिए यकीनन एक ऐसी बात है कि आप 50 ओवर कौन खेलेगा। आप तो 10 ओवर 5 ओवर 8 ओवर खेलो और उसके बाद कहते हैं बस हम जा रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है इसको अब थोड़ा तवील करूँ, 20 ओवर का कम से कम। कल हमारा भी एक मैच था तो हमने कहा कि अब 20 ओवर का मैच होगा, लेकिन जब ग्राउंड में दे गए तो जब गर्मी थी तो हमने कहा 12 ओवर खेल सकते हैं, और 12 ओवर भी ऐसे लगे थे कि जल्दी से ख़त्म हो। तो ये जो एक सुस्ती आ गई है, ये सारा सिलसिला इसे कम होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी रूटीन नहीं है। इससे जो आपके अंदाज़ हो सकता है कि आपका कितना स्टेमिना है, आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एक और बात कि वो हम मैच हार गए। हम जाएंगे दोबारा क्वार्टर की तरफ। डॉक्टर साहब, जो सिलसिला आप गेम की तरफ कैसे रुझान है आपका? मैं पहले तो बहुत खेलता था, लेकिन अब यहाँ ज़ाहिर है कि हमारा काम मेन आपसे गुलाबी सुंडी और ये चीज़ें हमारी चलती रहती हैं, तो जो है ना इसी तरह से फिर हमारा तो दिन रात ही काम, हम क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ना वो काम करती है जो फार्मर्स को प्रॉब्लम रिसर्च के ऐसे काम हो भी रहा है। जी जी हाँ जी जी। तो इवन हमने पिंक बॉल के लिए या बाकी जगहों पे तो 1 से 2 एकड़ के ब्लॉक लगे हुए हैं। ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी में जलालपुर पीर वाला कैंपस में 50 एकड़ का IPM ब्लॉक। अच्छा, 50 एकड़ का, हाँ जी। और यहाँ पे भी हम यानी कि हम उसमें सिर्फ एक स्प्रे करते हैं, वो भी पिंक बॉलवर्म के लिए। हम बाकी किसी पेस्ट के लिए स्प्रे नहीं करते। तो बाकी उसमें क्या करना है? उसमें हम ये जो बायोपेस्टिसाइड्स है ना, हमने सिर्फ इस चीज़ की कॉटन के लिए नहीं बनाई, हमारी यूनिवर्सिटी ने बाकी क्रॉप्स के लिए भी बायोपेस्टिसाइड बनाई है। मैंगो के लिए बनाई हुई है, और अपना जो है किसान जो हासिल करना चाहे वो ये टेक्निक इस्तेमाल करना चाहे तो आप उसको देंगे? जी बिल्कुल। हम बल्कि ये करते होते हैं कि हम फार्मर्स को पिछले 5 साल से जो है ना, हमारी यूनिवर्सिटी ये करती है कि फार्मर्स को हम इनवाइट करते होते हैं। अमूमन जब हम ये IPM ब्लॉक्स लगाते हैं ना, तो हम फार्मर्स को इनवाइट करते हैं कि आए देखें हम यानी कि कैसे काटन के पेस्ट को जो है ना मैनेज कर रहे हैं। हम उनको इनवाइट करते हैं, वो देखते हैं। इवन हम इंडस्ट्री के बंदे भी बुलाते होते हैं कि आप भी आएँ देखें, क्योंकि ज़्यादा हम इतना फील्ड में, क्योंकि हमारा मेन काम जो है वो रिसर्च और टीचिंग है, हम इतना फील्ड में नहीं जा सकते। हमारी कोशिश ये होती है कि जो हम कर रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से फार्मर तक जो है वो पहुँचे। तो जो ये सारे रिसर्च के वजह तो जहाँ पे जो काम हो रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना लाजमी, हम देख रहे हैं कि हमारी एग्रीकल्चर में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। अभी भी अगर सिर्फ गंदम की बात करें, किस तरह कटाई होती है, किस तरह उसकी थ्रेशर लगती है और किस तरह से वो चीज़ें ज़ाया होती हैं, सेम मूंग के हिसाब लें, बाकी जितने भी क्रॉप्स हैं। तो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना होने के बाद सिर्फ हम ट्रैक्टर अपने देख लें, इंडिया के जब किसानों ने मार्च किया तो उनके जो हमने देखा, हम हैरान हो गया, हमारे किसान के बाद बेचारे है क्या। तो ये जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना लाजमी है? देखिए, आजकल जो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो ये कन्वेंशनल तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इससे ज़्यादा बेनिफिट लेने हैं तो आपको जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसको अपनाए बगैर आप जो है ना तरक्की नहीं कर सकते। आप इससे, वरना आपको चीज़ें ये इंपोर्ट ही करने पड़ेंगी। अब बाहर की अगर हम बात करें तो वो तो अब इस लेवल पे चले गए हैं कि क्रॉप को उन्होंने सेंसर लगाए हुए हैं कि क्रॉप को अब वाटर की ज़रूरत है, इतना इसको ज़रूरत है, तो वो ऑटोमेटिक जो है ना चलते हैं और उतना पानी उसमें यानी कि लग जाता है और फिर वो कट ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। पहुंच गए हैं। हाँ जी, वो इस टेक्नोलॉजी तक। और अभी तक हमारे यहाँ फिर लोग इकट्ठे होते हैं, फिर वो कटाई होती है। हाँ जी, कटाई होती है। सन 80 के दौर के हम अभी तक इवन वो अब तो वो पेस्टिसाइड स्प्रे ड्रोन्स के जरिए करते हैं। वो ड्रोन में सेंसर लगे हुए हैं, वो क्रॉप के ऊपर चढ़ रहा होता है, वो देखता है कि यहाँ पे ये इतना पेस्ट ज्यादा है, यहाँ पे है, वो सिर्फ स्प्रे उसी जगह पे करता है, बाकी जगहों पे वो स्प्रे ही नहीं करता। सेंसर और सारा कुछ। हाँ जी, इतना यानी कि वो इतना एडवांसमेंट हो गई है हमारे यहाँ। अभी भी फार्मर जो है वो स्प्रे कंधे पे उठा के और बेचारा जो है लगा हुआ है दिन रात, ना धूप देखता है, ना सुबह देखता है, ना शाम देखता है, वो बेचारा लगा हुआ है। यानी कि वो हार्ड वर्किंग है, इसमें नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक्चुअली आजकल स्मार्ट वर्किंग का दौर है कि आप स्मार्ट वर्कर जो है ना वो बने। मुश्किल कास्ट हमारा जो तरीकाकार है, मुश्किल तरीकाकार है, स्मार्ट वर्क की तरफ हम नहीं जा रहे। अडॉप्ट करने को लोग तैयार भी हैं, क्योंकि अगर
जितना वो पैसा वहाँ पे लगाता है, वहाँ पे जो लोग वहाँ पे लगा कटाई के लगाता है या उसके लिए स्प्रे के लगाता है, वो एक बार वो चीज़ खरीद कर, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल है, इन फ्यूचर कब तक हम देख रहे हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे? इन फ्यूचर अगले 10 सालों में, 20 सालों में क्या नजर आ रहा है आपको? एक्चुअली फार्मर हमारे मोस्टली फार्मर जो हैं 80 to 90% आपको पता है कि वो बहुत, उनका बेचारों का कम एकड़ी पैदावार है, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये चीज़ें परचेज कर सकें। अब उन कंट्रीज़ में इसको बड़े इजी तरीके से वो अडाप्ट इस तरह से कर पाते हैं कि वहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, यानी कि एक कंपनी है वो इन चीज़ों को परचेज कर लेती है, ठीक है, तो वो फिर आप वो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम करते हैं। जिससे हम एक बंदे को लेके आए तो वो हाँ जी वहाँ से 2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए लेके आए, ठीक है। तो वो यानी कि इस तरह से हम, अगर ये चीज़ हम, हमारी कोई इंडस्ट्री इस चीज़ को देखे, इन चीज़ों को यानी कि यहाँ पे लेके आए और सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम करे, तो फिर आम जो कॉमन जो लो यानी कि एकरेज वाला फार्मर है वो भी इस टेक्नोलॉजी से बेनिफिट हासिल कर सकता है, वरना वो नहीं हासिल कर सकता। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी को फरोग देने की जरूरत है, क्योंकि अगर जिस पुराने तरीके का हम काश्तकारी कर रहे हैं, ये सिलसिला जारी रहा तो हमारी प्रोडक्शन में कोई इजाफा नहीं हो सकता, और जो लोग हैं वो नए लोग जो हम कहते हैं कि एजुकेटेड लोग हैं इसकी तरफ तो वो नहीं आएंगे। वो वही सिलसिला चल रहा है, जो हमारी यूनिवर्सिटी से लोग जाते हैं वो नहीं आ रहे, बिल्कुल हाँ, क्योंकि वो कहते हैं यार इनकम तो है नहीं, सारा साल मेहनत करो, फिर वही क्लाइमेट चेंज हो जाता है, मौसम का असर हो गया या कोई बीमारी आ गई, हाँ जी, तो हम क्या करें? हाँ जी, वो अब देख लें, फिर वो यही होगा, कॉलोनियां बनती जा रही हैं। हाँ। वो ज़मीनें जो एग्रीकल्चर में यूज़ होनी है वो वहाँ पे कॉलोनीज बनाते हैं, वरना आजकल जो है वो अगर उनको सही हम ट्रेन हों और उनको इसमें बेनिफिट नज़र आए तो आप 1 एकड़ में से बहुत ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। आजकल तो वर्टिकल टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप जो है ना, वो पहले ज़मीन पे वो क्रीपर्स होते थे, वो उसमें थोड़ी पैदावार होती है। आप देखते हैं जो ये कुकम्बर लगाते हैं वो वर्टिकल टेक्नोलॉजी के जरिए लगाते हैं, वो उसमें कई गुना ज़्यादा पैदावार लेते हैं। देखिए तब भी होगा जब इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जब इसमें नई जिद्दत चलाई जाएगी तभी ये होगा। फरहान, लास्ट में जो स्पोर्ट हो रही है, नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? किस तरह से मेहनत, किस तरह से आए? एक जो हम घबरा जाते हैं, एक बार हम कोई मैच हार जाए फिर कहते हैं ये नहीं यार, या एक मैच में हम एंजॉय नहीं कर सकते, यहाँ मजा नहीं है, वो ग्राउंड में आके भी लोगों के चेहरे उतरे होते हैं, ये क्या है? इमरान खान का एक जुमला कहूँगा, घबराना नहीं। दूसरा है कि नौजवान को यही मैसेज है कि मेहनत करो, जिस फील्ड में भी हो आप मेहनत करो और भरोसा अल्लाह पे रखो और छोड़ दो। आप मेहनत करोगे अल्लाह ताला उसका फल आपको देगा, बेशक वो कोई भी फील्ड हो। आप यार लॉक करते रहो। आपको एक गोल होना चाहिए कि मैंने इस गोल को क्रॉस करना है, तो इंशाल्लाह उसमें फिर आपको अल्लाह ताला आपकी हेल्प भी करेगा, आपके वसीले भी बनाएगा। तो यही है कि जिस फील्ड में भी आप मेहनत करो और नियत से करो। एक मशवरा मैं भी चाहूँगा, मेरे नौजवान भी चाहेंगे कि यार आप जब ग्राउंड में आते हैं तो ग्राउंड में एंजॉय कैसे करें, क्योंकि हमने कल फील किया म्यूजिक होता है तो हम एंजॉय करते हैं या ये वो, तो ये ग्राउंड में आके भी लोगों के चेहरे उतरे होते हैं, ये क्या वजह होती है? ग्राउंड देखें, मैं प्लेयर हूँ ना, ज्यादा लोगों में नहीं, मैं प्लेयर हूँ ना, अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस दूंगा, मैं 5 आउट करूंगा, फिर मैं उसको एंजॉय करूंगा। तो इसको ये है कि आप जो क्राउड जो है ना, क्राउड की जो फील्डिंग है वो कहते हैं कि भाई छिक्का लगे चौका लगे आउट हो, ताकि हम शोर शराबा करें। तो लंबी ये शॉर्ट क्रिकेट की है, अगर लंबी क्रिकेट होगी लोग बैठेंगे। अब इंग्लैंड में देख लें, इंग्लैंड की सीरीज होती है, वहां पे क्राउड बैठा होता है, सिर्फ वो क्लैप सुकून से बैठा होता है। हमारे यहाँ क्या है, वो नारे लग रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये है कि जो क्राउड को चाहिए वो छिक्का चौका आउट ये चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसका जो लंबी इनिंग्स होगी और सुकून से गेम होगी, उसका ज्यादा अपना मजा है, उसका अपना मजा है, उसका अपना प्लेयर को भी पता चलता है कि मैं कितना मेरे में केमिस्ट्री है। मैं तो हमारा जो ग्राउंड्स है इनमें मस्जिद इजाफा क्या देखे हैं? ग्राउंड में पार्कों में देखते हैं वो बच्चे को एक ग्राउंड में 15 टीमें खेल रही होती हैं, आजकल ये सूरत हाल है, आपने भी नोट किया, बिल्कुल ऐसे तो हर कोई अपनी जगह बना खेल रहा होता है। ग्राउंड थोड़े से कम हो गए मुल्तान में, एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है और एक एमसीसी में जहाँ ज्यादा मैचेस होते हैं, और बाकी दूर हैं। हेड मोहम्मद वाला एक ग्राउंड है, जवारी एकेडमी है, जहाँ पे बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। अभी स्पोर्ट्स ग्राउंड में सुना है कि काम शुरू हुआ है, वहाँ पे 20 तारीख से शुरू हो जाएगा वो। तो 2 ग्राउंड शहर में हो जाएंगे। शहर में होने से क्रिकेट का ये होता है कि लोग देखने आते हैं, आपको लोग जानते हैं,
जब आप शहर से दूर जाओगे, आप जितने भी परफॉर्मेंस कर लो, लोगों को नहीं पता होगा। यहाँ से शहर में ये फायदा होता है कि आपको लोग जाना शुरू होंगे, जिससे आपको हेल्प। और उसके अलावा जो हमारे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक गेम खेल रहे हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस की मार्केटिंग भी होना लाजमी है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि लोगों को मालूम हो, हम वैसे तो बैनर लगा देते हैं पूरे शहर में, हमारे सियासतदान लगा देते हैं किसी के आने पे और पूरा शहर सज जाता है, लेकिन जो हमारे जो नौजवान हैं अच्छा परफॉर्म करें तो कोई मुखैया आजाद उनके भी बैनर लगा दिया गया ताकि वो भी प्रमोट हों। और नए नौजवान जो कि हम कहते हैं 65% हमारी आबादी का पार्ट है और हमारे सब कुछ अब नौजवान ही है, उसी पे डिपेंड हमारा पूरा मुल्क कर रहा है, तो उनकी भी कोई प्रमोशन हो, उनको हम जब आगे लाएंगे तो तभी होगा। और ये सबसे ज़्यादा कल भी हमने ये बात की थी कि दुनिया के छोटे छोटे से ममालिक हैं और 16 ओलंपिक के गोल्ड मेडल लेते हैं और हमारे यहाँ 65% नौजवान हैं जो कि 12-13 करोड़ से ज़्यादा बनते हैं, लेकिन हमारे पास गोल्ड मेडल नहीं मिलते। वजह क्या है कि हम उनको मौके नहीं देते और उनको परफॉर्म करने के लिए उनके लिए जगह नहीं है। जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वहाँ पे सामने है, परसों हम गए स्पोर्ट्स ग्राउंड में, हमने कहा शाम को वहाँ वॉक शॉट करेंगे, लेकिन मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था और एक बंदा भी वहाँ पे नहीं था। तो फिर वो कैसे वहाँ पर प्रायोरिटी नहीं है। हाँ। ये चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए हमारे यंगस्टर को, और ताकि वरना बच्चे आजकल 4-4 घंटे मोबाइल पे लगे हुए हैं, 5 पे लगे हुए हैं, उनको बाहर वो हम चीजें ही नहीं है जहाँ भेजें, कैसे वालदैन का भी इत्मीनान नहीं, वालदैन कहाँ लेके जाए, ग्राउंड है नहीं, स्पोर्ट डिपार्टमेंट उस तरह जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं। सेम रोमानिया से लड़की ने वो विन किया, माहौरी ज़कीर यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल हासिल किया मैच रेसलिंग में, और स्पोर्ट डिपार्टमेंट मुजफ्फरगढ़ ने एक तकरीब तक नहीं रखी, उसको बुलाया तक नहीं। जब ये सूरत हाल होगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि काम हो। तो इसमें आपकी यूनिवर्सिटी कितना वर्क कर रही है? हमारी यूनिवर्सिटी तो हम तो कहते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं। हम तो यानी कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी में ही उसी जहाँ एकेडमिक ब्लॉक है वहाँ हमने जिम भी बना दी है कि जो जाना चाहें, यानी ये कमरा मखसूस कर दिया है वहाँ पे, यानी कि एकेडमिक ब्लॉक के अंदर ही मुख्तलिफ हमने गेम्स रख दिए हैं, यानी कि आपने जो चीज़ भी खेलनी है वो खेल लें। बाकी हम हर साल रिसर्च करें, अपना बिल्कुल फैकल्टी भी यानी कि जा सकती है, स्टूडेंट्स के लिए हैं, हम डिबेट्स करवाते हैं, हम यानी कि स्टूडेंट्स को काफ़ी इनकरेज करते हैं इन चीज़ों को कि इनके लिए कि वो इन चीज़ों में ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो उसका होने भी काफी लाज़मी है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट मुस्तकिल लेके काम होते रहे तो वो भी कहते हैं कि यार कहाँ उसकी जो नई ग्रूमिंग है उसमें नहीं हो सकती तरीके से। अच्छा, लास्ट में कार्टन बेल्ट के हवाले से जो हमारे यहाँ इसमें कमी है नजर आई है, कार्टन बेल्ट में पहले तो हमने कहा कि गन्ने की काश्त ज़्यादा हो रही है, कार्टन की कमी हो रही है, क्या करना चाहिए किसान को? ये हालात हैं, बीमारियाँ भी हैं, ये गुलाबी सिलेंडर जो उसके अलावा दीगर भी मौजूद हैं, रेट भी नहीं मिल रहा, क्या करना चाहिए? एक्चुअली ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो गवर्नमेंट को इमीडिएटली करनी चाहिए। एक तो ये कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया में जो यूज़ हो रही है, जैसे पीबी रोब्स हैं, पिंक बॉल की मैनेजमेंट के लिए, वो फौरी इंपोर्ट करने चाहिए, अभी तक नहीं हो रहे हैं, दरमियान में आ रहे थे, पाबंदी लगा देंगे, हाँ पाबंदी लगा दें, वो फौरी इंपोर्ट करने चाहिए। फार्मर को सब्सिडाइज रेट पे देने चाहिए, उनको हेल्दी सीड देना चाहिए ताकि वो, और प्योर सीड देना चाहिए फार्मर को। ठीक है, प्योर यानी कि गवर्नमेंट ऐसी सीड के हवाले से काफी प्रॉब्लम है, सीड के हवाले से काफी प्रॉब्लम है, उनको प्योर सीड ही नहीं मिलता हर क्रॉप का। हाँ जी, हर क्रॉप का ये प्रॉब्लम है, सीड है ही नहीं। और बायोपेस्टिसाइड्स की रजिस्ट्रेशन को जल्दी कंप्लीट करना चाहिए ताकि उनका खर्चा कम से उनका खर्चा कम हो, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो, उनको फायदा मिले, तभी किसान इसमें आएगा। डॉक्टर नईम इकबाल साहब का शुक्रिया, आपने हमारे तफसीली इस तरह से बताया। मिर्जा फरहान अली आपका शुक्रिया, क्रिकेट के हवाले से तफसीली बात की। नाज़रीन, आपने जाना कि आज जिस तरह कार्टन का आलमी दिन था, उसकी अहमियत के हवाले से हमने बात की, और जो एक बात बार बार की जा रही है वो यही है कि टेक्नोलॉजी है, उसके साथ साथ जो अच्छे सीड का इस्तेमाल और उसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल होना काफ़ी लाजमी है। जो पुराना तरीक़ाकार है उससे हमें जान छुड़ानी होगी, तभी हमारी जो प्रोडक्शन है मुख्तलिफ क्रॉप्स की वो ज़्यादा हो सकती है। हम ब्रेक पे जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे कृषि सेहत का सफ़र। वेलकम बैक नाज़रीन, कृषि सेहत के सफ़र में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो कॉन्स्टिपेशन है, यानी कब्ज़ है। और ये मर्ज़ के हवाले नाल बहुत सारे एतबार ये भी आखन है कि ये जी कॉन्स्टिपेशन है या मर्ज़ है कब्ज़ का, तो ये जड़ा है माँ है बहुत सारे बीमारियां दी।
तो ये हवाले नाल हकीम साहब नाल गल करे। सो हकीम खलील गौरी हैं सारे नाल प्रोग्राम में असीं को खुश आमदीद। सो क्या हाल है हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह दा एहसान। तो सुनाओ ठीक हो? थैंक यू हकीम साहब, तुसीं साकू वक्त दिते थिया ते गल थींदी पई आज कॉन्स्टिपेशन ते। कॉन्स्टिपेशन क्या है पहले तो ये दसे सो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन इंदे लफ्जी मानी है गिरफ्त गिरना या पकड़ गिरना। ठीक है, ई मर्ज़ का नाम ई वजह को कब्ज़ रखा गया क्योंकि ई मर्ज़ आंतां जड़ी हैं वो बराज को यानी पखाने को अपनी गिरफ्त गिनदे और खारिज थी वने जिस्म तो मुश्किल थींदी है। ठीक है, अच्छा इंदे बाद जड़ा है इंदे नाल बहुत सारियां बईयां बीमारियां भी थी सकदियां। ठीक है, क्योंकि को अतबा ने बीमारियां दी मां आखे दिया वो क्यों आखे क्या वजह उम्मुल मर्ज तिब्बेज इनको उम्मुल अमराज यानी बीमारियां दी मां या सारी बीमारियां दी जड़। ठीक है, अच्छा क्योंकि जेड़े एक मुसलसल थी वंजे पुरानी थी वंजे और इन ते तवज्जो ना दी वंजे तो उनकी वजह को जिसमें बईयां पेचीदियां पैदा थी वेंदियां जिवें उनके ज़ोफ़े दिमाग है, अल्सर है, बवासीर है या कोलांजी, ये चीज़ा चीज़ां हैं। लेकिन इन्हें को अलावा भी बहुत सारे मसाइल पैदा थी सकते हैं। ये वास्ते जिनको भी कब्ज़ थी वंजे उनको चाहिए है कि फौरी तौर पर इन्हें अजाले की कोशिश करें। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के असबाब क्या क्या हैं हकीम साहब? कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के बहुत सारे असबाब हैं, उनके तो कोई दसा देना जिवें खून की कमी है। ठीक है, उनके अलावा ज़ोफ़े दिमाग या आसाब या हराम मगज़ से अगर कोई चोट लग वंजे वो है। अच्छा, इहदे को अलावा जुलाब आवर अदविया का मुसलसल इस्तेमाल यानी पखाना गिनावन वास्ते बेतुकियां तुसां बगैर कहीं को पुछे अपने तौर पर अगर जुलाब आवर अदविया का इस्तेमाल करेंदे हो तो उनकी वजह को आंतां जड़ियां वो कमज़ोर थी वेंदियां। ठीक है, ये वजह भी बनती है। ठीक है, इनके को अलावा दिमागी जिस्मानी मुशक्कत अगर ज़्यादा की वने। ठीक है, यानी जेडे मजदूरी ज़्यादा की वने या वर्क ज़्यादा किया वने अपनी कैपेसिटी को ज़्यादा काम करे सो तो वाल भी ताको ए मर्ज जो कॉन्स्टिपेशन थी सकदे जी। अच्छा, इनके को अलावा मैदे दे अमराज हैं जो मैदे दा वरम है और जिगर दे अमराज ये इनकी वजह शामिल है। ठीक है, अच्छा इनके बाद जड़ा है वो अगर आंतां तशन्नुज थी वंजे। ठीक है, या शुगर थी वंजे क्योंकि शुगर की वजह करो भी कब्ज़ का मसला अक्सर मरीज़ों देखने आते। ठीक है, अच्छा इनके बाद एक बहुत ज़्यादा जी मतलब आदत लोगों बुरी है वो है कि वो जेडे उनको वाशरूम वञण की जरूरत महसूस होती है उनको रोक गिनते हैं। मतलब टाइम कोई नहीं है, सफ़र है। अगर मुसलसल ये आदत को अपनाया वजे तो वल जड़ा है वो कब्ज़ की शिकायत जी है वो शुरू थी वेंदी है। अच्छा, इहदे को अलावा मोटापा सकील चीज़ों का चटपटियां मसालेदार और बाजारी चीज़ों का इस्तेमाल जड़ा है वो भी इनका बायस बनते। ठीक है, अच्छा जी इनके अलावा राशा सख्ता और तशन्नुज जिस्मानी बाफतां जड़ियां हैं उन्होंने अंदर अगर कोई गैर जरूरी अकड़ाव आ वजे वो वजूहत भी बनते नहीं। ठीक है जी, अच्छा इनके बाद अगर आंतां कोई अमराज पुराने थे वजन वो वजूहत भी हैं। अच्छा, एक आदत अक्सर लोगों देखना चाहिए कि रात को काम तो चिर के आते उन्होंने खाना खादा और लेट गए, ये आदत जी वो भी कब्ज़ का बायस बनती है। ठीक है, अच्छा जी इनके बाद जो अगर कहीं को बवासीर थी वजे उनकी वजह को रेक्टम ते स्वेलिंग थी वेंदी है जिनकी वजह को एक कब्ज़ के मसले मसाइल शुरू थी वेंदे। ठीक है, अच्छा इनके बाद वर्जिश ना करना, सैर ना करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ ना करना ये भी इनका बायस बनता है कब्ज़ का। ठीक है, अच्छा इनके को अलावा जी उम्र जी ज़्यादा थी वेंदी है उनकी वजह को अक्सर बजुर्ग ये चीज़ां मिलते हैं कब्ज़ के हवाले नाल क्योंकि उन्होंने खुराक अमल दखल आ वेंदे। अक्सर जो बजुर्ग हैं उन्होंने दंदां का मसला बन वेंदे, गज़ा को सही तरह चबा नहीं सकते, उनको हजम नहीं कर सकते, ये वजह भी जी है वो कब्ज़ से आ पेंदी है। ठीक है, यानी कि जो कब्ज़ इसबाब ते गल करने हैं तो एक तो तुहाडे वे ऑफ लिविंग है तुसां वर्जिश या सैर नहीं करेंदे एक ये वजह थी सकती है, वधदी उम्र भी एक वजह थी सकती है। जिं जो तुहाडी उम्र वधदी है तो कोई मर्ज लाहक थी सकदे थे क्योंकि बहुत सारे लोग घट वर्क करन लग वेंदे थे, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते थे तो बैठे रहण नाल मर्ज ज़्यादा थी। खावण पीवण की जो गल थींदी है तो जो अक्सर लोग खाते पीते हैं खाना खा रहे बाद लेट वेंदे थे या रेस्ट करें थे तो उन्हें नाल भी तो ये सम वेंदे थे उनकी आदत की वजह नाल तो कब्ज़ थी सकती है, कॉन्स्टिपेशन थी सकती है। इनके अलावा जड़ा है तुसीं जिवें आखे कि शुगर है, मोटापा है, जो लोगों का वजन वध वेंदे थे, जो लोग बादी चीज़ां खाने थे, मुर्गन गज़ावां खाने थे, इनके अलावा
तेजाबी गजावां खाने थे जिवें चटपटियां गजावां खाने उनमें कसरत नाल इस्तेमाल करना तारे वास्ते ये मस्त है। और इनके अलावा दूध का इस्तेमाल नहीं करें, दूध दही का इस्तेमाल, दही और दूध दोनों, ठीक है। और बहुत ज्यादा वर्क में करने नाल भी थी सकते थे। अब तो कोई मस्त नहीं, यानी कि दिमागी वर्क करेंदे पे हो तो जिस्मानी बहुत ज्यादा मेहनत करेंदे हो, मशक्कत करेंदे हो, वाल भी थी सकते थे। इनके अलावा खून की कमी भी एक असबाब शामिल थी सकती है। हुण इंदी अलामात ते गल करें सो असबाब ते सरदार इंदी अलामात जड़ा है एक तो ये कि जेड़े बंदे को टॉयलेट वेंदे हो उनको एक देर लगनी है, ज्यादा देर तक बैठना पौंदे और बड़ी मुश्किल नाल पखाना जड़ा है वो खारिज थी, ठीक है। अच्छा इंदे को अलावा जिको कब्ज की शिकायत थी वैसी उनकी जुबान जी है वो मैली थी वैसी और उनको मुँह चूँ अपने साह चूँ बदबू का एहसास थी सी, ठीक है। अच्छा ये को अलावा रेक्टम में यानी मक्कद को खारिश महसूस थी सी, ठीक है। अच्छा जी को कब्ज थी वजे उनके पेट हवा भरी वेंदी है, पेट फुल वेंदे, उफारा थी वेंदे, पेट फुल वेंदे, उनको गैस जड़ा है वो महसूस थींदे। अच्छा इनके बाद जड़ा है मरीज जड़ा है उनके सुस्ती रह वेंदी है और उन गैस जड़ा पेट जमा थी वेंदे उनकी वजह को उनके सिरे जड़ा है वो दर्द रावण शुरू थी वेंदे, ठीक है। सिरे दर्द जिंदा पेट फुला हो पखाना ना हो अक्सर गैस की वजह को उनके सिरे दर्द शुरू थी वेंदे, ठीक है जी। इनके बाद जो है खट्टी डकारा आसन, ठीक है, हाजमा उनका खराब थी वैसी, ठीक है। और बाज़ औक़ात ये कि अगर पखाना खारिज ना थी वे तो उनको रात को नींदर पूरी ना आसी, ठीक है। और बाज़ औक़ात उनके दिल की धड़कन जी तेज थी वैसी, तेज धड़कन शुरू थी वैसी, ठीक है, जिसको असा तिब्बी जुबान इख्तिलाजुल कल्ब आते, ठीक है। यानी कब्ज की अलामात है कि गैस, अच्छा यहाँ इतने बहुत सारे लोग हैं जो गैस की शिकायत करते रहने थे, साढ़े उफारा थी गए और इवें लगता कि सारा पेट भरा भरा हो, हालांकि सब भुख नहीं लगती। अच्छा ये मसला भी थी लोगों को भुख भी नहीं लगती है, उनकी वजह है ना जेडले तुहाडे आंतां जड़ियां फुल थी बेचण जो कोई शायद अखराज ना थी सी तो मजीद कोई गुंजाइश नहीं रहती ना, ठीक है, ये वजह को थी वजे। अच्छा अगर ये मर्ज पुरानी थी वजे तो वह जेडले पखाना करेंदे उनदे नाल को खून और बलगम दी मेजस जी वो भी थी वैसी और पखाना को बिल्कुल खुश्क आंदे, ठीक है। ये सारियां इंदियां अलामात, ठीक है। नहीं दफा हाजत दे वक्त एक तो ज्यादा देर लगती तो आपको दुश्वारी महसूस थी सी। इन अलावा जड़ा है क्या आंतां दे जख्म भी थी सकदे थे इन वजह नाल? आंतां जख्म नहीं थींदा, रेक्टम में जख्म थी वेंदे, जोर लगा के पखाना करने की कोशिश करेंदे तो उनकी वजह को जो रेक्टम है मक्कद है उनदे खराश थी वेंदी है और बाज़ का तो शदीद ब्लीडिंग भी शुरू थी वेंदी, ठीक है। और तबीयत सोच रहा सी सारे दर्द भी रहा सी, अक्सर लोग शिकायत करने थे। इन अलावा दिल जोर जोर ना तरह धड़कसी, लोग समझते हैं कि शायद ऐसा हार्ट अटैक वाले पासे वेंदे पे हैं, पता चलते थे कि गैस को ले सारा मामला थी थी। उनकी वजह यह है कि जेड़े ले गैस थी वेंदे आंतां भार वेंदे और मैदे भार वेंदे और क्योंकि मैदे दा जड़ा है वो फेफड़ियां दे दरमियान है जेडले फुकी वेंदे तो सांस गिनन वास्ते फेफड़ियां को सुकड़न और फैलन वास्ते जगह घट मिलती है, ऑक्सीजन गिनन वास्ते इन वास्ते तेज अपना वर्क करें दें ताकि बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड की बन सके। इन वास्ते ये इख्तिलाजी कैफियत या मतलब तेज धड़कन तेज सी, ठीक है। अच्छा किन सारे दसेसो के केड़े अनासिर हैं या अवामिल हैं जेडे कि कब्ज दा सबब बन सकते थे? एक तो है कि बिस्यार खोरी यानी बहुत ज्यादा बेतुका खाना खाना, ठीक है, ठीक। कुछ लोगों को आदत होती है बहुत ज्यादा खाना, जेड़ा कुछ मिलवाना वो खा, खुसूसन जेड़े ले असा कट्ठे बह के खाना खाते पे होंगे हैं या कहीं दावत ते वेदे हैं वाल असा ये नहीं देखते कि साड़ी गुंजाइश कितनी है, असा हर शय को चखना चखते चखते असा बहुत ज्यादा खावे, ठीक है। अच्छा उनके बाद ये है कि खाना टाइम बे टाइम यानी बेवक्त खाना, ये सारी रूटीन है, ठीक है ना। असा अपना कहीं ब्रेकफास्ट नहीं करेंदे पे, कहीं सारा लंच आउट है, कहीं डिनर आउट है और पता नहीं डिनर जो है रात को करेंदे पे है जबकि एक टाइम होते थे खाना खावा दा। अच्छा ये हिंगल मर्ज वदा वेंदे थे जी उनके नाल मर्ज इजाफा थी वेंदे। अच्छा दूजा ये है कि बाजारी खाने चटपटे खाने जेडे अगर इन्हों को मुसलसल इस्तेमाल किया वजे तो वो जड़ा है वो भी इनका बायस बनते। अच्छा इहदे कोलों इलावा जड़ा है वो हिफाज़ान सेहत दे उसूल जड़े यानी सफाई सुथराई का ख्याल ना रखना क्योंकि जो अस सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे उनकी वजह को जी भी गलत सही साढ़े मेदे च पेंदे वो अंदर बन के बैक्टीरिया या वायरस या बीमारी का बायस बनते, ठीक है। यानी कि ऐसा अपने हाथ नहीं धोते खाना खाने को पहले बाद या अक्सर जो है खाना बने टाइम ऐसा जो है खाना बनाने टाइम ये सब्जी कटेंदे वक्त भी हाथ नहीं वॉश किए जाते थे वाल भी जो जरासीम है बैक्टीरिया इतने अंदर चले हुए तकू जो है बीमार कर रहे थे जी। ये इन सारियां जड़ियां वो अनासरें जड़े सबब बन सकते हैं, ठीक है। और गल करें हकीम साहब कि कब्ज तो बचाव वास्ते
एहतियाती तदाबीर केड़े हैं जिहड़े कि इख्तियार करने चाहिए क्यों हवाला दसे एक तो ये खाना जड़ा है असा जड़ा भी खाऊं उनको अच्छी तरह चबा के खाऊं, ठीक है। इनके बाद खाना जड़ा है वो सब भूख रख के खाऊं, एकदम पेट भर के ना खाऊं, ठीक है। और खुराक हर तरह की खानी चाहिए, मतलब एक मखसूस डाइट ते नहीं होना चाहिए, मिला जुला के हर शय को खाना चाहिए, ठीक है। और सब्जियां और मौसमी फलों का इस्तेमाल वफर मिकदार करूं, पानी वफर मिकदार पीऊँ, वर्जिश और सैर को अपना मामूल बना के नो, ठीक है। और बाजारी और गैर म्यारी चीज़ों को असा परहेज करूँ, ठीक है। ये जड़ियाँ चीज़ें हैं उन्होंने पानी वाफर मिकदार और साफ पानी इस्तेमाल। अच्छा हकीम साहब पहले एहतियात करनी है जो तक कॉन्स्टिपेशन नहीं थी उम्र तुसा एक तो जे तुसा गा करदे पे कि सैर ते वर्जिश को अपनी जिंदगी दा मामूल बना घने असा अफजान सेहत दे असूलन दी जे तुसा को मद्देनजर रखने थिया तुसा उसी गाल ज्यादा नहीं खावना, भुख रख के खावना है, ये बहुत जरूरी है। यानी कि जितना मिले सब असर खत्म करना, सारी कोशिशें होनी चाहिए कि कुछ जो है ऐसा घट खाऊं। अच्छा इसके अलावा रूटीन वाइज पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, हर सब्जी में इस्तेमाल करूं और जल्दबाजी खाना नहीं खाना, सुकून नाल खाऊं, अच्छी तरह चबा के खाऊं, ठीक है। या तेजी विच खाना, तेजी हां तफरा तफरी और स्ट्रेस से खाना नहीं खाना, वो मेदे ते बुरे असरात करेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक स्ट्रेस दी गाल थींदी पई है तो वाला सा गाल के डिप्रेशन नाल भी क्या एक कॉन्स्टिपेशन द मस्त थींदे थे? जी बिल्कुल थी वैसी, क्योंकि जेडे डिप्रेशन थी सी सब को अंदर पूरी कोई ना सी साडे असाब ते उनदे बुरे असरात आसे, ठीक है। वाल खाना सही तरह डाइजेस्ट न थी, कंज्यूम न थी सी और उनदी वजह नाल जेड़ा तुसा ई मर्ज और अक्सर देखण को यो आंदे जे लोगों को कॉन्स्टिपेशन थींदी सबको पहले इयो पूछा वेंदा पे आंदे पहले मर्ज दे नाल के पूछा वेंदा कि तुसा कोई टेंशन ते नहीं गिद्दी? हां जी, मतलब कोई टेंशन गिद्दी होवे सही तरह, क्योंकि कुछ टेंशन या कुछ गाने जेड़े हैं वो भी साडे मैदे ते डायरेक्ट असर बुरे असरात आने में। देखो ना अगर ताको स्ट्रेस है तुसा चारपाई ते लेटे हो, छत को देते पे हो और नींदर ਤੁਹਾਡੀ पूरी नहीं थी, जेडे नींदर पूरी नहीं थी ਤੁਹਾਡਾ पूरा नर्व सिस्टम डिस्टर्ब थी वैसी, जेडे वो डिस्टर्ब थी वैसी उनकी वजह को क्योंकि आसाब पूरे जिस्म में फैले हुए हैं, ठीक है। उन्होंने अपना वर्क पूरा ना थी सी जिन्हें वजह को ये प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। अच्छा और हकीम साहब दसेसो कि करशी दे केड़ी मियारी अद्वियात हैं जेडे के कॉन्स्टिपेशन इस्तेमाल कर सकते हो? इनके सारे को पहले सरे फहरिस्त थे छिलका इसबगोल, ठीक है। इनके बाद आवेंदे अतरीफल जमानी, ठीक है। और इनके बाद आवेंदे हब्बे तनकार। और स्टेप बाय स्टेप दसेसो कि छिलका इसबगोल दी जड़े है ना वो क्या खसूसियात हैं और इनको क्या रूटीन वाइज भी इस्तेमाल करना चाहिए थे या क्या आपसे हवाले ना? इसबगोल का छिलका जड़ा है वो कब्ज और तेजाबियत वास्ते और पेचिश वास्ते फायदेमंद है, ठीक है। इनका इस्तेमाल जड़ा है वो कोलेस्ट्रॉल को भी घट करेंदे, ठीक है। मैदा और आंतों को नरम करेंदे और जिंदी वजह नाल पखाना जड़े वो आसानी नाल खारिज थी वेंदे, ठीक है, ठीक है। यानी आंता और मैदे को जड़ा है नरम करेंदे और हमवार बने दे थिया, इनके अलावा कोलेस्ट्रॉल को घट करेंदे थिया और इनके बाद जड़े है इनके अलावा कब्ज है, तेजाबियत है और पेचिश दे विच डिसेंट्री फायदेमंद है जी, ठीक है। अच्छा कोई रूटीन वाइज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर रूटीन वाइज सही कोई आदत बना के नो तब ऐसा तेजाबियत तो बच सकते हैं, ऐसा बहुत सारे बीमारियां तो बच सकते हैं, क्या अक्सर है? गाल ये है कि इनको रूटीन वाइज इस्तेमाल करने वास्ते इनको बिल्कुल मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहली गाल वक्फा जरूरी है क्योंकि इनका मिजाज सर्द और तर होते हैं, ठीक है। और सर्द तर चीज़ें जड़ी वो हाजमे दे अमल को थोड़ा जहा सुस्त करेंगे, ठीक है। तुसा इनको हफ्ते 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हो, 4 दफ़ा इस्तेमाल कर दो एहतियाती तौर पे। लेकिन अगर प्रॉब्लम है यानी कि अगर तो दायमी कब्ज है तो वह तो कोई डेली रात में टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच चाय वाले 1 कप दूध या पानी मिला के रात को समझे ले तुसा इनको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और इनको अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो तुसा इनको निहार मुँह पानी नाल भी गिन सकते हो 1 चम्मच, ठीक है। और हकीम साहब दसेसो अतरीफल जमानी दी खसूसियात क्या हैं वो क्या करेंगे कुछ हवाला दसे? अतरीफल जमानी जड़ा है एक ता वो मैदे और आंता चो जितने भी फाजिल मादे हैं या गलीज मादे हैं उनको खारिज कर देंगे, ठीक है। इनके को अलावा दायमी नज़ले वास्ते फायदेमंद है, ठीक है। दायमी नज़ला यानी पुराना नज़ला केरा जिगुरांग होवे अगर वो अतरीफल जमानी का मुसलसल इस्तेमाल करे तो उनको जड़ा है उनके फायदा थी वेंदे, ठीक है। और तबखीर मैदा, ठीक है, उनके वास्ते ये फायदेमंद है, उनके कोई इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। हुण इनकी मिकदार खुराक जी है वो मैं तुहानू दसा देना 2 ग्राम 1 कप दूध नाल या नीम गर्म पानी नाल
एक को इस्तेमाल कर सकते हो तुम। सही 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 ठीक है, यानी कि एक तुसा जड़ा है रात को सम्मन दे टाइम जड़ा है 10 ग्राम यानी एक चम्मच चाय दा जी नहीं, चाय का चम्मच 5 ग्राम होंगे, 5 ग्राम होते हैं, यानी कि रूटीन वाला जो चम्मच है पिया वो इस्तेमाल एक चम्मच जड़ा है तुसा इस्तेमाल तुसा नीम गरम दूध या पानी नाल से इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा अच्छा हुण तो ओवरऑल जेडी कॉन्स्टिपेशन दी जेडे हन असबाब ते गाल कीती से इंदी अलामात से गाल कीती से ते इदे च गाल हुआ आवेंदी कि एक तो सफाई सुथराई दा ख्याल रखना तुसा अपनी खुराक पे तवज्जो देवनी है थे, खुराक विच सब्जियां दा जेडी कि जिवें कि मौसमी सब्जियां ताज़ा फल और सब्जियां दोहां दा इस्तेमाल करना। ठीक है। हुण जेडे सफाई सुथराई दी गल आंदी है उंदे च ये कि तुसा नमाज दा एहतमाम करो, ठीक है, उंदे च तुसा 5 टाइम वजू करे सो सफाई सुथराई दी वैसी, और नमाज बजाते खुद जेडी है एक्सरसाइज है वो तुहाडी फिजिकल एक्टिविटीज भी थी वेंदी सवाब मुफ्त है उंदे च, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा इंदे अलावा करशी दी कुछ एडिशनल मेडिसिन हैं जेडियां इंदे च फायदेमंद हैं। ठीक है, ओके ठीक है। उंदे च एक तो है शरबत गैस्ट्रोफिल, एक है गैस्ट्रो टेबलेट, ठीक है। अच्छा गैस्ट्रोफिल तो मैं इस्तेमाल की थे उंदे ता मैं आख सकती हाँ मैं गारंटी देनी है कि उंदे विच उस अगर तड़े पेट उभारा है या तो फील करेंदे पे कुछ मतलब भारी है बोझ है या तो बदहजमी का शिकार है तो तुसा ओ इस्तेमाल करें जिवे ही करेंदे उनका रिजल्ट 5 मिनट विच नजर आ रहे हैं, ताकि सब मैं उको मान गई थे। शरबत गैस्ट्रोफिल बहुत अच्छी रिसर्च है इन्हां दी, बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा गैस्ट्रो टेबलेट है इन्हां, ठीक है, और इनके अलावा जवारिश मेदी है और हब्बे तनकार, ठीक है, इन्हां दा इस्तेमाल किया वंजे तुसा बेशक अपने इंसान नाज़रीन को एक बोतल चा के इस गोल दा छिलका दिखा सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल ए सब गोल दा छिलका जनाब बिल्कुल तुसा दिखा लो ताकि करशी दा और हाँ बिल्कुल करशी दा घेने थिया क्योंकि मार्केट जेड़ा मिलते थिया वो क्वालिटी कहनी जेड़ी कि करशी दे सब छिलके दी है मेरे रास्ते में कब्ज कुशा है कोलेस्ट्रॉल को जेड़ा है कम करने थिया। इनके अलावा तेजाबियत और पेशी जो मुअस्सर है और इनके अलावा क्वालिटी के तो बड़ा जरूरी है। करशी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये दसना बहुत जरूरी है। करशी के तमाम अद्वियात जो हैं गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार किए वे थे। हकीम साहब दसे सो कि गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है क्या? गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर को मुराद ये है कि गोल्ड स्टैंडर्ड मुराद है सुनहरे असूल, ठीक है। हुन असा अपनी जिंदगी जेडे साडा काम काज है असा उनके वास्ते कुछ असूल और कवायद दवाबित बना गिने कि साडा काम अच्छी तरह ठीक है। इस तरह ही गोल्ड स्टैंडर्ड तो मुराद है करशी ने इंटरनेशनल जेडे कवायद दवाबित हैं फार्मेसी दे वो अडॉप्ट किया है, ठीक है। और इनके वास्ते जेडी बनावन वास्ते मशीन ऐसी है वो भी इंटरनेशनल स्टाइल थे, स्टेट ऑफ अलर्ट है, ठीक है। करशी दी दवाइयाँ खरीदारी को लुगन के इंदी फार्मेसी और इंदी मतलब पैकिंग और इंदी फार्मेसी तक पहुँचाना ये सारे इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड हैं उन्होंने मुताबिक किया वेंदे और यो चीज़ जी है करशी को दूजिया कंपनियों को अलहमदुलिल्लाह मुनफरिद करेंदी है, ठीक है। और क्वालिटी टेस्ट दे मराहिल तो गुजारा वेंदे इंटरनेशनल स्टाइल थे, इंटरनेशनल स्टाइल चीज ते कंप्रोमाइज क्या है नहीं तो सब बिला झिझक जो है करशी के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें को इस्तेमाल कर सकते हो। मुख्तलिफ अमराज के हवाले नाल असल यकीनन प्रोग्राम करेंगे मुजर हजरात कोई नहीं होंगे, मुजर हजरात तो पाक इंसान है, ठीक है। हां इना दा इस्तेमाल ठीक है, यानी कि ए जेडे हैं तिब्बी असूलन दे साइंटिफिक साइंसी असूलन दे मुताबिक अद्वियात तैयार की वेंदे करशी दी मसनूआत और इो जेडी चीजें ना को मुनफरिद बनांदी है। तिब्बी और साइंसी असूलों का इम्तिजाज, हाँ मतलब दोनों चीज़ों को सामने रखो है, सिर्फ इंटरनेशनल स्टाइल नहीं तिब्बी जेडी उन्हें दवाबित हैं उनको भी पूरा करेंगे, ठीक है ठीक है। हकीम साहब अच्छा अगर अपने इर्द गिर्द की गल करें तो हर दूजा बंदा सा आख सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन का शिकार होंगे थे। उनकी वजह ये साडा लाइफ स्टाइल नंबर 1 फास्ट फूड कोला ड्रिंक्स, ठीक है, जंक फूड। अच्छा इनके अलावा जेड़ा असा आटा खाने सफेद वो कब्जा बाइज होंदा है, ठीक है। अच्छा इहदे कोलो अलावा पानी की मिकदार आसानी इस्तेमाल पूरी करेंदे, पानी घट इस्तेमाल करेंदे, फिजिकल एक्टिविटीज कोई नहीं, साडे को टाइम ही नहीं होंदा कि एक्सरसाइज सैर ते वञूं, ठीक है। रात को असां टाइम नाल समझदे कोई नहीं, सवेर को असां टाइम नाल उठते कोई नहीं। इन वास्ते असां चाहिए कि सवेरे असां टाइम ते उठो, नमाज पढ़ो, एक्सरसाइज या वॉक वास्ते वञूं, अगर वॉक वास्ते वञूं कोई काउंटर या तस्बीह हाथ च रखूं, दूसरी पढ़ते वञूं, दूजे चक्कर अस्कार करूं ताकि असांको जिस्मानी और रूहानी दोवें फायदे थी वञे, ठीक है। ये चीज़ां जेहड़ियां वो साडी जिंदगी फायदेमंद, ठीक है। और एक बीमारी नहीं गाल है कि ये बीमारी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है,
ठीक है ना, जिन लोगों को बवासीर थी उन वास्ते जो है वो मसले बावड़ा उठना मसला है, शुगर है, शुगर आजकल आम मसला है लोगों का, यानी बहुत सारी बीमारियां दी तो जड़ है पई ना ये बीमारी मुझे मैं शुगर ते सगाल करने हैं शुगर दे मरीज दी जो टाइप 2 है उनकी भुख वध वेंदी है वो हर शय खावन शुरू कर देंगे जेडले हर शय खासी बिला तरतीब खासी उनका क्या थी हाजमा खराब थी सी जेडले हाजमा खराब थी सी उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थी वैसे ठीक है वाल खुराक है जैसा फाइबर वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे बंद गोभी है सलाद है खीरा है इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जी अस आजकल खाते कोई नहीं ठीक है। अच्छा अमराज जिगर का भी वजह बनती जी अमराज जिगर और अमराज मैदा मैदे दा वरम और जिगर दा जोफ जिगर जड़ा है ये वो चीज़ें हैं जड़ियाँ कब्ज दा बायस बनदे ठीक है कॉन्स्टिपेशन दा बायस बनदे ठीक है। मोटापा फर्स्ट थी गया जेड़ा के जी मोटापा है इंदे ठीक है तेज मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल है जंक फूड फास्ट फूड है ठीक है और इंदे को अलावा आसाब के अमराज जड़े उन्होंने तिथा बन सकते और बेतुका जिस्मानी और मुशक्कत दिमागी की वजे ठीक है क्योंकि जेडे अस मुशक्कत लगे रहा अस पानी कोई ना पीसूँ अस टाइम पे खाना कोई ना खा डाइट की परवाह ना करेसूँ और उनकी वजह को साडे जिस्म के अंदर पानी की कमी थी वैसी डाइड्रेशन चढ़ वैसूँ और साड़ी आंतें खुश्की थी सी जिंदी वजह को साड़ू कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत थी सी अगर सब एक बड़ी गाल है सर गाल करते पे ऐसे कि भाई असा समझते कि सर रूटीन में ज़रा वर्क करने हैं खवातीन सारे घर में काम करने पे उन्होंने थे अपने घर की लुक आफ्टर करने थे खाना बनाने पे उन्होंने कितनी ज़्यादा वर्क होते कि सबको एक्सरसाइज की जरूरत क्या नहीं अक्सर लोग ये आते थे तो एक्सरसाइज ते आम काम में क्या फर्क होंगे देखो अक्सर आम जो काम असा करेंगे वो असा अपने सिर ते अफरा तफरी और फटीक दे स्टाइलिश करेंगे ठीक है एक्सरसाइज जी अस करनी है और असला मेंटली तौर पर बिल्कुल फ्रेश हो सूँ साफ सुथरा माहौल हो सी ताज़ा सवेरे हवा हो सी और अगर कहीं पार्क वेने हैं या बाग वेने हैं या अपनी छत पे वेने हैं फ्रेश एयर सवेर की सबको मिलती है असा हर काम रिलैक्स एक्सरसाइज की वेंदी है वॉक की वेंदी है वो साडे जिस्म वास्ते फायदेमंद है और अगर असा सवेर के टाइम कहने फर्ज करो 7 बज गए थोड़ी थोड़ी शाम सूरज सबको मिलते हैं वो साडे जिस्म विटामिन डी को जो पूरा करें ठीक है। कृषि के मसनूआत हकीम साहब कितों मिलते थे और इन तफसील सारी नाज़रीन को दस कुछ हर अच्छी फार्मेसी और अच्छे मेडिकल स्टोर और दवाखाने तो ये मिल सकते हैं ठीक है। इनके को अलावा कृषि ने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की थी आवाम की सहूलत वास्ते वो है www.karshihealthshop.com इतना वन एक विजिट करो तुसा वन के इतों तुसा मेडिसिन के बारे मालूमात भी गिन सकते हो और तुसा ऑर्डर करके घर बह के ऑनलाइन मंगवा भी सकते हो। थैंक यू हकीम साहब बहुत शुक्रिया हकीम खलील गौरी साहब सारे नारायण तला बहुत शुक्रिया तुसा को वक्त देते और इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे एक छोटे से वक्त पर कहीं मत जाइएगा हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह हमने आपने देखा कृषि सेहत के सफर और उससे पहले हमने आपको जिस तरह बताया स्पोर्ट्स के हवाले से बताया था और कॉटन के हवाले से हम जिस तरह बात कर रहे थे अब हम हमारे साथ दूसरे हमारे मेहमान मौजूद हैं और आप अक्सर औकात देखते होंगे कि तस्वीर हाथ से बनी हुई जो तस्वीर देखते हैं और एक हम देखते हैं कि जब भी कोई स्केच बनता है उसमें एक जान नजर आती है उसमें कितनी मेहनत नजर आती है उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जो आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ज़मीर हाशमी साहब मौजूद हैं 42 साल से इस फन के साथ मुंसलिक हैं और हज़ारों की तादाद में उन्होंने तस्वीर बनाई हैं स्केच बनाए हैं और इस हवाले से कैसे सिलसिला शुरू हुआ इस पर हम आज ज़मीर हाशमी साहब से बात करेंगे। ज़मीर हाशमी साहब आपको खुश आमदीद, कैसे हैं आप? इतनी माशाल्लाह अरसे से 42 साल से आप इस फन से मुंसलिक हैं और जो स्केच के साथ एक जज्बात की तर्जुमानी करना और एक कल्चर को प्रमोट करना हमारे सारे कदीमा को प्रमोट करना और एक खूबसूरत स्केच बना के लोगों के सामने पेश करना ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये मैं तकरीबन 6ठी-7वीं में पढ़ता था। मैं कराची यहाँ से मुल्तान से मूव करके गया था पढ़ने के लिए। तो वहाँ एक दोस्त था तो वो ऐसी पेंसिल से बना रहा था तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। मैंने भी उससे कहा कि यार ये किस तरह बनाते हैं तो उसने कहा जी आप ग्राफ बनाएं और इसे बनाएं। फिर वो मैं उसी ग्राफ पे लग गया पढ़ता भी रहा साथ साथ। उसमें जब मुझे ड्राइंग आ गई बनानी तो फिर मुझे पता नहीं शौक हुआ कि डाइजेस्ट मैंने देखे तो उसके अंदर तस्वीरें होती थी कहानियों से पहले। मैंने कहा ये बनानी चाहिए तो मैंने उससे दोस्त से कहा कि यार मैं ये काली काली सी जो तस्वीरें हैं ये बनाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि यार मेरा एक दोस्त लोग रंगों के साथ खेलते हैं आप बेरंग
इत्तेफाक है, आप बस जिस तरफ आपका जहन चल जाए। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि जब हम पंजाब के लोग कराची जाते हैं, मूव करते हैं, तो वो रोटी रिस्क के लिए जाते हैं। वहाँ कराची शौक से नहीं जाते, या वहाँ मूव इसलिए नहीं करते कि हम वहाँ बड़े शहर में जाएंगे। पंजाब से पसमानदा इलाके हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार ये एक चलो ये एक पैसे भी मिलेंगे और ये सब। अच्छा, रंगों की तरफ मेरा ज़हन गया ही नहीं। रंगों की तरफ जब मैं जाता, जब मैं कोई उस्ताद पकड़ता, जब उस्ताद पकड़ते हैं वो तो रंगों से, बुरश से वो काम शुरू करता है, सफाई से शुरू कराते हैं। तो उसने मुझे बताया कि जी यार वो इंक आती है, वाटरप्रूफ होती है और निब होती है, और उससे आप बनाए ड्राइंग। वो मैं बनाता रहा, पता नहीं साल बनाए, 6 महीने बनाए। उसके बाद फिर मैं एक वहाँ औरंगजेब मार्केट है कराची में, ऊपर एक डाइजेस्ट था, तो मैं वो स्केचेस उनके पास लेके गया, वही वाले, वो जो आपने अपना काम दिखाया, मैंने अपना जो काम बनाया था, तो वो बेढंगे से, जैसे ही मैं उस्ताद तो था ही नहीं, तो उन्होंने देखे और वो फेंक दिए जैसे होते हैं। मैंने कहा कि यार ये तो, फिर उन्होंने मुझे एक तस्वीर उठा के दिखाई जो डाइजेस्ट में छपी हुई थी कि इस तरह बनाते हैं। अच्छा, तस्वीर दी नहीं मुझे उन्होंने, ठीक है, कि आप इस तरह बनाएं। मैं फिर वो इंक ढूंढ के ले आया, पेन ढूंढ के ले आया, कागज ढूंढ के ले आया, बनाता रहा। फिर मैं 6 महीने के बाद फिर उनके पास गया लेके, उन्होंने वो छापनी शुरू कर दी, लेकिन बगैर पैसों के। बगैर पैसों के आपकी वो स्केच जो था, तस्वीर थी, वो छापने वो शुरू कर 2-4-6 महीने छपते रहे। फिर मैंने कहा कि जी वो मेहरबानी करें, ये तो इस पे पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगता है। टाइम तो ज़ाहिर फुर्सत भी हम वो करते थे, तो इस पे पैसे भी लगते हैं कुछ ना कुछ। फिर उन्होंने शायद साल बाद 20 रुपए शुरू किए। इस तरीके से वो जो परफेक्शन जो है वो काम करने से आती है, वो काम करने से आई। और हम आपको जो ज़मीन हाशिम साहब की जो तस्वीर हैं जो उनके पास अभी, वो हम आपको दिखाएंगे भी सही कि किस खूबसूरत अंदाज में वो स्केच बनाते हैं, और जिस तरह वो हमारे कल्चर की नुमाइंदगी करें, यकीनन वो काबिल तारीफ है और इसको सराहा जाना चाहिए हर फोरम पे, क्योंकि यही हमारा सॉफ्ट इमेज है और यही आर्टिस्ट की जो पहचान होती है, खूबसूरत अंदाज में तर्जुमानी करना। तो हम इस पे बात करेंगे। उससे पहले एक चीज़ जो हम आपको बताएं, जो कोकेनिया बिस्किट का जो है उसके हवाले से हम आपको बताएंगे, हमारे पास वो मौजूद भी है, और उसका पैगाम वही है कि ज़िंदगी का जो असल मकसद है वो यकीनन यही होता है कि लोगों के दिल जीतना होता है। और इस हवाले से अगर हम बात करें कोकेनिया बिस्किट की, तो वो अपने अंदर वसी तर कंज्यूमर के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लेके आए। हमारे पास उनकी प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, टी टाइम, उसके अलावा खास कताई, और उसके साथ साथ टेस्टी कुकीज जो है वो भी यहाँ पर जो उसकी प्रोडक्ट है वो मौजूद है। उसके साथ इसको एंजॉय करें अपने प्यारों के साथ, और उसके साथ जीतें दिल लोगों के। हम खुद भी खाएंगे और हम अपने मेहमान को भी खिलाएंगे कि क्या टेस्ट है इसका। और ये हमारे पास मजेदार किस्म। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। एक मजेदार सा टेस्ट है, और यकीन और अपने मेहमानों को खूब जरूर ये खिलाएं, क्योंकि बात हुई है कि दिल जीतना है तो फिर ये इस्तेमाल करना होगा। हम दोबारा आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। जिस तरह आदमी से हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि जब मैंने बताया कि आर्टिस्ट जब नुमाइंदगी करता है अपने खित्ते को नहीं बोलता। आप कराची में थे तो वहां जाके भी मुल्तान की जो प्लेसेस थी उनके स्केच बनाते थे। आर्टिस्ट ही नहीं, हर इंसान जहां पैदा होता है वो जगह नहीं भूलता, कयामत तक नहीं भूलता। बहुत सारे लोग जो इंडिया से हिजरत करके आए थे, 90 साल उनकी उम्र हो गई और वो 2-2, 5-5 साल के थे, वो अपनी जगह पैदाइश को कभी भी नहीं भूले। एक मिट्टी का कर्ज होता है, मोहब्बत होती है, खुशबू होती है। मुल्तान कभी भी मैं नहीं भूला। दूसरी बात है कि जब मैं मुल्तान गया था, मैं इस वजह से नहीं गया था कि मैं वहां रहूंगा, हाँ, लेकिन एक चीज सबसे बड़ी अहम है, कराची हमारा दिल है पाकिस्तान का, और कराची जैसा शहर नहीं है। कराची मेरी लहू लहू में, कतरे कतरे खून खून में बसता है। उसने मुझे इज्जत दी, उसने मुझे रिस्क दिया, उसने बहुत कुछ दिया, लेकिन इसकी एक अपनी खुशबू है, अपनी मट्टी की है, अपनी वसीयत की है, वो इसका कोई नेमोल बदल नहीं है। जब मैं वापस 90 में आया तो यहाँ पर मैं ट्रांसफर करवा के आया, मैं आर्कियोलॉजी में था। तो फिर यहाँ पर भी अब क्या किया जाए, फिर मैं यहाँ से तस्वीरें भेजता था,
लेकिन उसके अलावा फिर मुझे जहन में आया कि मैं क्या करूं यहाँ पर। ये जो मट्टी है, ये जो लोग हैं, ये मुझ पे भी तो कुछ कर्ज है इनका। सिर्फ यही नहीं है कि मैं जिंदा रहूं और मर जाऊं, कोई ऐसा काम करके जाऊं कि जो याद रखा जाए, जो कहा जाए कि नुमाइंदगी की इस खित्ते की। अगर मेरा काम 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 बाद अगर किताब की शक्ल में कहीं नजर आ जाता है, तो कम से कम वो ये कहेंगे कि यार ये जो 1000 साल पहले मुल्तान ऐसा था, लोगों का रहन सहन ऐसा था, किसने बनाया? यार एक ज़मीर हाशमी था। तो मेरे लिए तो यही बहुत तो हम अपने नाज़रीन को भी आपका काम दिखाएंगे कि वो किस तरह से हमारे पास दिखाएगा कि जो मुख्तलिफ अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में जो उस पर काम किया। हम पूछेंगे, ये एक स्केच बनाया गया जिसमें नुमाइंदगी की गई, हर स्केच हाथ से, पेन से, ये पेन और इंक से बनाया गया है। ठीक है। और एक तस्वीर बनाने पे कम से कम 3, 4, 5 दिन लगते हैं। बड़ी तस्वीर बनाने में 10-15 दिन भी लग जाते हैं। इसमें एक प्लांट है, इसमें एक प्लांट का तस्वीर आपने दिया है। बिल्कुल है। और यहाँ पे उसको रोका जाएगा। हम अक्सर चलते हुए ख्याल नहीं करते। एक पैगाम है, हाँ। जुल्म के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ, मजबूर के खिलाफ, मजलूम के खिलाफ, कि एक छोटी सी कॉम्पल निकल रही है, वो नेकी की है, जिस चीज की भी है, ठीक है, उसको किसी भी अगर वो पांव आ रहा है, जालिम उस पर कर रहा है, तो आगे से लोग उसको रोक रहे हैं। तो ये मतलब इससे खूबसूरत अंदाज में और भी आपके पास ये इस तरह पैगाम, एक ये पैगाम है। ये हमारा ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। और ये बिल्कुल इसमें जितनी शफाफियत इसमें नजर आ रही है, जहाँ पेंटिंग है बिल्कुल साफ और जहाँ पे स्केच और लाइनिंग वगैरह, तो ये कितना टाइम लगा इसको बनाने में? ये कम से कम 3 दिन लग गए हैं इस पे। ठीक है। और इतना सफाई इसमें, अगर कोई लाइन आपकी फर्ज किया यूज कर रहे हैं, हाँ, ड्रा हो जाए तो बस वो फिर गई, वो गलती का चांस नहीं। गलती इसमें नहीं। कलर में तो ये होता है कि आप ऊपर कलर करें और मिटाएं और दोबारा आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई चांस नहीं होता। और 40-42 साल के बाद इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है। परफेक्ट कोई नहीं होता इंसान, लेकिन ये है कि इसमें गलती के चांस कम होते हैं, या फिर वो इतना हो जाता है कि बंदा करते 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 जो है काबू पा लेता है। ठीक है। तो ये पेज पे वर्क करना और हम दीवार पे देखते हैं लोग काम करते हैं या एक बल्ब पे, तो कितना फर्क है पेज पे वो काम करना? फर्क तो ये है कि उसकी अपना एक चार्म है, इसका अपना है। ये सिर्फ कागज पे उतारा जाता है, ये आप मूव भी कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते मूव, वो एक चीज है वहां पर लगी रहती है। रंगों से खेलने का आपको शौक क्यों नहीं हुआ? मैं उस तरफ गया ही नहीं, मुझे रिस्क ने जाने ही नहीं दिया। मैं जैसे ही उस लालच में आ गया पैसे के, कि मुझे 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए मिलने शुरू हो गए, तो मेरी तनख्वाह के साथ और उसके साथ मेरा सिलसिला चला। मुझे उधर सोचने का मौका ही नहीं मिला। मैंने एक बात पहले ही भी कही है कि जब मैं उस्ताद ही नहीं पकड़ा तो मैं उस तरफ कैसे जाता? मैं अगर पैदाइशी आर्टिस्ट होता तो मैं जाता। मैं तो हादसाती आर्टिस्ट। हम और भी आपकी तस्वीर देखना चाहेंगे। मैं हादसाती आर्टिस्ट हूँ। ये देखिएगा कि ये हर तस्वीर में पैगाम है। ये वाह जबरदस्त। और ये एक इसमें शो किया जा रहा है, एक बच्चा अपनी माँ के आंसू साफ कर रहा है, उसके पहुंच रहा है, उसके दुख दर्द में जो है शामिल हो रहा है। और ये जिस तरह से आपने इसको बनाया है, इसमें बिल्कुल लग रहा है जैसे वो फोटो बनाया गया और फोटो खींचा गया है। हाँ, होता हमारे यहाँ यही है कि पहले हम रेफरेंस लेते हैं कहीं ना कहीं से, उसके बाद हम उसको जो है कागज के ऊपर मुंतकिल करते हैं। ठीक है। ये सबसे आसान और बेहतरीन आइडिया है। इसमें रफ होने के चांस कम होते हैं। तो ये सारा सिलसिला इसमें ये जारी है। उसके साथ साथ हम ब्रेक पे जाएंगे। मजीद जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद सवाल से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे स्केच के हवाले से, तस्वीर के हवाले से बात की, और हमने आपको मुख्तलिफ जो खूबसूरत अंदाज में तस्वीर बनाई गई उसके हवाले से बताया। अच्छा, ये जो इंक पेज के जरिए जो सारा सिलसिला है, एक अच्छी बेस्ट तस्वीर बनाने के लिए स्केच में कितना टाइम चाहिए होता है, और जो आजकल लोगों का रुझान सिर्फ आ रहा है, कम हो रहा है? जो पेन वर्क या पेन स्केच या पेन एंड इंक जो काम है, ये वैसे तो खत्म होता जा रहा है पाकिस्तान में। तो उसकी वजह है कि ये एक मखसूस चला था, एक बार मेहदी साहब ने शुरू किया था सब रंग डाइजेस्ट के अंदर।
तो अब डाइजेस्टों में ये काम छपता नहीं है। उसकी वजह ये है कि डाइजेस्टों की अब वो अशात नहीं रही। जब अशात नहीं रही तो वो पैसे नहीं देंगे। पैसे नहीं दें तो जब फिर- पैसे नहीं देंगे तो आर्टिस्ट जो है वो इतना काम कैसे करेगा, 2 दिन 3 दिन लगा के और 500 रुपया ले ले, वो इस तरह हो ही नहीं सकता। इसलिए ये खत्म होता जा रहा है। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लेकिन आर्टिस्ट इसको हैं। प्रमोट तो किया जा सकता है, हमारी आर्ट काउंसिल मौजूद है, हमारे कल्चर के हवाले से इवेंट्स होते हैं, वहाँ क्यों नहीं रखे गए? सर बात ये है, बिल्कुल हर काम किया जा सकता है, लेकिन उसमें दिलचस्पी लेने वाले लोग हों, जो प्रमोट करने वाले लोग हों। आपके इदारे जो है, जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, आर्ट्स काउंसिल बनाया है और बहुत सारी बनाए हैं, ये जितने खूबसूरत रंग हैं, जो हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनमें तो ये रखे जा सकते हैं। रखे जा सकते हैं। हाँ। लेकिन मैं अगर ये प्रमोट करना है तो हमारे जो मुख्तलिफ फॉरेन ऑफिस के दफातर हैं, हाँ। सफारतखाने और हैं, इससे वहाँ रखे अच्छा बनाई जा सकते सकती है, बिल्कुल। बड़े साइज में बनाई जा सकती हैं और हमारे कल्चर को प्रमोट किया जा प्रमोट सकता किया जा है। सकते हैं। असल ये कागज और इंक नहीं है, असल हमारा कल्चर है। कल्चर है। असल बात यह कि कागज की कीमत उस वक्त बढ़ती है जब इसके ऊपर सख्त होती है, तस्वीरें लाइनें लगती हैं, इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। जैसे आम नोट की कोई अहमियत नहीं है कागज की, लेकिन जब ऊपर प्रिंट हो जाता है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। बिल्कुल। हमारे यहाँ हुआ ये है कि हर इदारा नाअहली की तरफ है। जो असल माजरत के काम साथ। जो है उस पर प्रमोट नहीं किया जा रहा, जो हमारा फन है। आर्ट्स काउंसिलों का काम था प्रमोट करना, क्लासें लेना, लोगों को मुतवज्जे करना, शऊर देना, ऐसे जो है कॉन्फ्रेंसें जो है वो मुनक्किद करना, लेकिन नहीं हुआ। हम और भी आपकी तस्वीर अपने नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे, और ये हम कि अपने जो हमारे आगे इदारे हैं उनसे भी कहेंगे कि यार ये चीजें प्रमोट होने की जरूरत है, ये फन प्रमोट होने की जरूरत है। अब ये देखिएगा, ये हज़रत शाहरुख आलम शाहरुख ने अलग हज़रत है। शाहरुख आलम अब रहमतुल्लाह ये की एक तरफ बूढ़ा है जो आज से 20 साल पहले बैठा करता था, दाने बेचा करता था कबूतरों के। तो क्या आप 1000 साल के बाद जब आप इसको देखेंगे तो ये कैसा होगा? आप क्या महसूस करेंगे कि यार क्या, आप कोई भी 1000 साल की पहले की तस्वीर देखें, जितनी पहले जो 1000 साल पहले का जो फन था, जो आर्ट था, उसमें परफेक्शन नहीं थी। आइडियाज थे उसमें, परफेक्शन नहीं थी, लेकिन जमाने के साथ साथ परफेक्शन होती आ रही। अब इसमें देखें कि पूरा का पूरा किला आ गया है, गेट आ गया, बाबे कासम आ गया, शाहरुख ने आलम गेट हो गया, और आपकी सकाफत आ गई है कि ये किस लिए, ये आपको वहां पर अंग्रेजों के पास नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ यहाँ पे मिलेगी। ये मुसलमानों का कल्चर है कि वो जो है इनको कबूतरों को दाने, और आपने ये ऊपर ये भी शो किया जी, वो बिल्कुल लाइट का वो जो है, जो चीज मुझे मतलब उसमें हाथे में आई है, वो उसके अंदर जो है मैंने सब कर दिया है उसके ऊपर। ये खूबसूरत, हम और भी यकीनन देखना चाहेंगे इस हवाले से। तो इन चीज़ों को प्रमोट होना काफ़ी लाजमी है। हमारी आर्ट काउंसिल, उसके अलावा हमारे कल्चर इवेंट्स होते हैं हमारी हुकूमत के हवाले से। अब ये इसकी गहराई तक देखें, ये आपको पूरे माशरे की अक्कासी करता हुआ मिलेगी ये तस्वीर। ये घरेलू नाचाकियों पे यही है, ये जुल्म ज्यादती पे भी यही है, वडेरे पे भी यही है, प्रेस पे भी यही है, ये हर चीज पे लागू है। एक हमारे दोस्त हैं अकबर हाशमी साहब, उनकी एक सरायकी का है कि ये कर बोला मारा वैसा, ये कर बोला मारा वैसा, ना बोला था मैं जी नहीं सकता। वाह, कि ये वो चीज है कि उसने अपने होंठ सिले हुए हैं। बिल्कुल। अगर वो बोलता है तो लोग मार देंगे, अगर नहीं बोलता अपना आप मार देगा, अपना जमीर मार देगा, अंदर उसका मार देगा। ये तो बहुत बड़ा इबादत है। जो आर्टिस्ट होता है वो लोगों के जज्बात की तर्जुमानी भी कर रहा होता है। यही है कि वो लोगों को ये दिखा रहा होता है कि आप देखते हुए जो गुजर जाते हैं आमतौर पे, जब उसको ठहर के देखते हैं तो ये चीज निकलती है। बिल्कुल। तो इसमें आर्टिस्ट एक सिर्फ कल्चर की नुमाइंदगी नहीं कर रहा होता, माशरे में जो कुछ हो रहा होता है, जो वाकयात हो रहे होते हैं, जो जज्बात होते हैं, जिनको अल्फाज की शक्ल में अगर लोग नहीं तो इस तरह स्केच बनाकर, तस्वीर बनाकर उसको माशरे के सामने लाया जाता है कि ये कुछ हमारे माशरे में हो रहा है। तो हम इसमें और भी देखेंगे। ये देखिएगा, ये हमारे कुछ गरीब औरतें जो है जब मजदूरी करती हैं, आप देखिएगा कि वो जी हमारे साउथ पंजाब में जो हमारी खवातीन जिस तरह मेहनत करते हैं, जिस तरह काम करते हैं, और हम देखते हैं सुबह से वो मेहनत मजदूरी, चाहे वो खेतों में हो चाहे गली मोहल्लों में हो, तो ये वो दिखाने की कोशिश की गई है और ये खूबसूरत अंदाज में
कि वो ईंटें लेके मजदूरी कर रही है और अपने कपड़ों को भी किस तरह फोल्ड किया और अपने कल्चर को भी दिखाया गया, ऊपर से जो उसने जो बोझ उठाया हुआ है, तो ये नुमाइंदगी कर रहा है कि यहाँ पर जो वर्क है, वो जो राइट्स मिलने के हवाले से उसके हवाले से ये है। दूसरी बात ये है कि ये शो कर रहा है कि औरत हिस्सेदार है बराबर की हिस्सेदार है। अगर वो घर के अंदर बैठती है, सहूलियात लेती है, तो मर्द के साथ शाना बशाना काम भी चलती भी है, काम भी करती है, घर को भी उठाती है, लोगों को, माशरे को आगे ले जाती है। जैसे जितना बोझ उठाना हो तो वो उसमें अगर उसमें आ जाए तो वो बोझ उठा लेती है। जो इस हवाले से एक खूबसूरत पैगाम दिया गया। तो यकीनन ये जो आर्टिस्ट का, फनकार का जो एक सबसे जबरदस्त अंदाज होता है कि वो अपने जो भी उसका फन होता है उसके जरिए जो पैगाम देता है और उसके साथ साथ जो जज्बात की और जो अक्कास करता है, ये सबसे मेन चीज़ होता है, अक्कासी करता है, वो हमें इस सूरत में नजर आ रही है। और हजारों तस्वीर आपने तो स्केच कर इसी तरह बिल्कुल जो चीज़ मुझे ऐसी नजर आती है जो आम आदमी की रेंज से और सोच से या आंखों से बच जाती है, आर्टिस्ट को पिक कर लेता है। आर्टिस्ट हसास मिजाज होता है, बिल्कुल। वो ये सोचता है कि यार ये माशरे को ये चीज दिखानी चाहिए। कहीं जुल्म हो रहा है, कहीं ज्यादती हो रही है। अब आप खुद देखें कि अगर बाइक पे आप जा रहे होते हैं तो वहां पर 10 हादसा होते हैं, निकल जाते, लेकिन उसी हादसे को, उसी चीज को मैं अगर पेपर पे जो है उतार के आपको दिखाऊंगा, आप कहेंगे यार ये कमाल हो गया। ये तो हमने भी देखा था। हाँ, ये तो था हमारे माशरे में, लेकिन इसको हमने फोकस नहीं किया। हाँ, फोकस नहीं किया। लेकिन जो आर्टिस्ट होता है वो उस चीज को ले आता है, लेके आके आपके सामने रखता है कि यार ये चीज है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये खुशी है, ये गम है, ये चीजें हैं। आप उस वक्त एहसास होता है कि हाँ यार ये तो इसमें खवातीन के लिए आपने भी स्केच बनाया, हर चीज के लिए, हर चीज। देखिए जी, ख्वातीन के लिए किया है, सकाफत के लिए किया है। और मेरे ख्याल में स्केच मौजूद है, हम देखना चाहेंगे। ये देखिएगा, ये एक छोटा सा ये माशरे का है, ये वाह, ये मियाँ बीवी का है, परिंदों का है, जो भी है कि लड़ झगड़ के वो एक ही मुंडेर पे रहते हैं हमेशा जिंदगी में। वो साथ ही वो दुख सुख भी उनके साथ होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन वो साथ साथ रहते हैं। तो वो रिश्ता खत्म नहीं करते, वो रिश्ता खत्म नहीं करते। हाँ। वो उसके बाद आप एक मुंडेर देखें, एक दरख्त है, उसी पे है वो, बिल्कुल उनका वही आशियाना है, वही चीज है। वो उसे जो है एक माशरे की अक्कासी आप दूर तक ले जाए इसको। ये सारे सूरत हाल। और एक और मुझे जो चीज नजर आ रही है इसमें, और इसको वैसे ये आप देखिएगा कि ये एक हमारे सकाफत का हिस्सा है। हाँ, जो हम बच्चों को देखते हैं अक्सर और उसके साथ साथ। हाँ, तो ये क्या सोच के आपको ख्याल आया? इसको मैं बेहतर नहीं समझता। मैंने उसको ये किया है कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम अक्सर हम भी गिरा करते हैं, हम बच्चों को जो है जिस काम पे हमने लगाया हुआ है वो ये काम नहीं था, ये नहीं है। ये मस्जिदें चंदे से नहीं बननी चाहिए, मस्जिदें आपकी कमाइयों से बननी चाहिए, छोटी छोटी। उसमें बच्चों का यकीन इस्तेमाल, जो बच्चे हम अक्सर, ये बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा? आप मुझे ये शुरू से हम बच्चों को इस काम पे लगा देंगे तो तरबियत पे लेकिन हम अच्छी तरबियत देनी चाहिए। और ये नहीं चीज़ के हम दोबारा ये दिखाना चाहेंगे, ये स्केच, उसमें यकीनन एक हम लोग सवाब के लिए भी काम करते हैं, लेकिन हम इस बच्चे के, जिस बच्चे पे जो गुजर रही होती है, ये हमारे एक दोस्त के वालिदैन पे गुजर रही होगी, इकबाल अरशद साहब फोटोग्राफर है, उनकी बेहतरीन तस्वीरों में से है। और ये मैंने उनको समझे कि गिफ्ट किया है एक किस्म का, कि ये उनकी तस्वीर मैंने जो है इस पे कागज पे उतार के, और उन्होंने बड़ी अच्छी वो की अक्कासी की है हमारे माशरे की, कि ये हम बच्चों को किस राह पे लगा देते हैं। तो इसमें ये सारा कुछ है। और उसके अलावा एक और लास्ट में हम एक और तस्वीर भी देखना चाहेंगे आपकी, जिसमें ये सारा कुछ दिखाया गया है। ये है, इसी तरह मैं ये बता रहा हूँ कि हर तस्वीर में पैगाम है एक, कि आप बगैर किसी पैगाम के कोई तस्वीर नहीं देखेंगे। इसमें आपने स्मोकिंग को जो किया, मैं वो उसको रिजेक्ट किया है। और ये जो शक्ल ये जो बनाई है, ये डेंजरस जो है, ये आपके मौत का सबब बन सकते हैं, इसी तरह ही है। और जो होंठों को आपने दिखाया, इसमें लग रहा है कि वो जिससे उसका जहर का असर हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और वो अब बड़ी लापरवाही से दांतों से दबा के और शो मार रहा है। हाँ, लेकिन हकीकत ये है कि वो जहर पी रहा है, वो जहर पी रहा है। और ये यकीनन आजकल जो हमारे नौजवान हैं वो फैशन समझ कर स्मोकिंग की तरफ आते हैं, और उसके बाद जो असरात एक अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई है। उसके अलावा जो हम देखते हैं, डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है हेल्थ के लिए, तो यकीनन
एक खूबसूरत अंदाज में इन्होंने बताया। और ये लग ऐसे ये जिस तरह के होंठ देखें, उसके साथ साथ दांतों की सूरत हाल देखें, और ये पैगाम वाज़ेह है कि ये आपके लिए मौत का सबब बन सकता है, तो स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए। ये सब फैमिली का रिस्पॉन्स, आप सारा कुछ बनाते हैं, फैमिली को टाइम कैसे देते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? मेरा जो मैं इसीलिए मैंने बताया कि मैं हादसाती आर्टिस्ट हूँ, प्रॉपर कोई मेरा वो नहीं है। मैं 4 पे बैठा हूँ, मैंने उठाया, तस्वीरें बनानी शुरू कर दी, तकिया रखा, बनानी शुरू कर दी, कहीं मेज पे बैठा हुआ मैं बना दिया। तो मेरे लिए कोई खास वो नहीं, मैं अपने घर वालों के साथ ही बैठ के काम करता हूँ। सामने घर वाले बैठते हैं, बातें भी करते रहते हैं, ये मैं काम भी करते रहता हूँ जिस वक्त वो। अब तो मैं काम सिर्फ सिलेक्टेड करता हूँ कि जो सकाफती हो गया, कोई इस किस्म का हो गया, जो याद रखने वाली चीजें। पॉलिटिशियन की भी बनाते हैं? हाँ, कई बनाई है, बहुत सारी बनाई है। मतलब है कि हमारे जो हीरोज हैं, जो इसके है सितंबर जंग के या निशान हैदर के, उनकी बनी हुई है, अल्लामा इकबाल, कायद आजम, बहुत सारे सबकी, और ये सूफी बुजुर्ग जितने भी हैं, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद हो गए, बाबा बुल्ले शाह हो गए, इनकी सबकी बनाई है। तो उसमें आपको जो इंतखाब होता है, तो हुए कि पहले ख्याल सोचें यार इस पे मुझे लिखना पढ़ना चाहिए। एक ऐसा चीज होती है, आप भी वो देखें कि कभी कभी आप जाते जाते कहीं रुक जाते हैं। हाँ, रुक से जाते हैं यार, ये चीज अजीब है। तो कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जब आप देख रहे होते हैं या आप वो कर रहे होते हैं, उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं कि ये कहते हैं नहीं यार ये बननी चाहिए ये तस्वीर। ये देखिए, मैं जो चंदे वाली मैंने तस्वीर आपको बताई है, वो एक दफा मेरी नजर में आई है, मैंने कहा नहीं ये बननी चाहिए। उसकी वजह इसमें एक पैगाम है लोगों के लिए, फीलिंग्स और मेमोरी उसमें ज्यादा, मतलब कि चीजों याद रखना, उस तरह से उसको लेके आना, स्केच बनाना। हाँ। कुछ चीजें सामने आती हैं, ठीक है, कुछ चीजों के लिए हमें तगो-दो करना पड़ता है। जब कोई हमें आइडिया दे दी जाती है कि यार इस पे होनी चाहिए, तो वो फिर हम सिलेक्ट करते रहते हैं, सोचते रहते करते, एक कुछ ना कुछ सामने आ जाता है। 200 तस्वीरें सामने आती है, उसमें 2 तस्वीरें ऐसी होती हैं कि जो कहते हैं कि नहीं ये बननी चाहिए, क्लिक कर ये बननी चाहिए, वो हम उसको सेव कर लेते हैं, उसको हम जो है। क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हमारे नौजवान हैं, जो आप 42 साल अपने फन को दे रहे हैं, अपने शौक को दे रहे हैं? आजकल हम जो नौजवानों को गिला देखते हैं कि वो कोई चीज भी शुरू करते हैं, 2 दिन के बाद वो कहते हैं नहीं यार मेरे पास हो गया। इस रुझान को हमारे 65% नौजवान हैं, हमने उन्हीं को समझाना है, अब हमने खुद भी सीखना है, क्या पैगाम देंगे? एक जो सबसे अहम चीज है, हम सहूलियात की तरफ चलेंगे, आसानियों की तरफ चलेंगे, खुद को पेन देना नहीं सीखा, मुश्किलात में हमने अपने आप को नहीं डाला। मैं बच्चों से ज्यादा उनके वालिदैन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करें कि वो माशरे का मुस्बत किरदार अदा करें। आपके बच्चे आपका मुस्तकबिल है, आपकी खुशियां हैं, आपकी जिंदगी है। जिन बच्चों की आप लापरवाही से तरबियत करेंगे, वो बच्चे आपके कभी काम नहीं आएंगे। और लास्ट में यकीनन यही पैगाम है कि जो बच्चों की तरबियत है वो सबसे मेन चीज़ है, और वही तरबियत अक्कासी कर रही होती है जब वो माशरे में जाते हैं। सुमी हाशिमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्त तफसीली गुफ्तगू की, बताया। नाज़रीन, जैसे कि हमारा भी यही पैगाम है कि जो आजकल जो चीज़ कम ही नज़र आ रही है वो ये है कि हम कहते तो हैं लेकिन अमल दरामद या जो चीज़ें नज़र नहीं आती, प्रैक्टिकल चीज़ें, तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों से वो चीज़ें परफॉर्म कराएं, ताकि जो हमारे माशरे में आए रोज़ बिगाड़ नज़र आ रहा है, ख़राबियाँ नज़र आ रही हैं, उनमें कमी नजर आई, क्योंकि ये तरबियत की अक्कासी करते हैं। जब अच्छी तरबियत हो तो यकीनन एक अच्छा माशरा नजर आता है। और आखिर में वही बात कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको इस हवाले से पहचान मिलनी चाहिए, उनका जो काम है उसको पहचान मिलनी चाहिए, क्योंकि यही लोग होते हैं जो कि दुनिया भर में हमारी एक सॉफ्ट इमेज के साथ हमारी नुमाइंदगी कर होते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान बिलाल खान नियाजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।